अस्सलाम वालेकुम। सल्फाइड बाय नूर राजपूत में खुश आमदीद। वो दोनों सेमिनार रूम में बैठी थी। हानम ने शुक्र अदा किया था। अब तक इसे आरजे कहीं नज़र नहीं आया था। डिपार्टमेंट में मौजूद डिबेटिंग एंड लिटरेरी सोसाइटी में एक सेमिनार रखा था। इस सोसाइटी का मकसद स्टूडेंट्स और ख़ासतौर पर नए आबी वाले स्टूडेंट्स में शऊर को आज उजागर करना था। इस सोसाइटी डिपार्टमेंट में हर हफ्ते में एक बार सेमिनार करवाती थी, जहाँ स्टूडेंट्स को बोलने का मौका दिया जाता था। पैनल डिस्कशन होती थी, स्टूडेंट्स अपने लीडर्स खुद चुनते थे और फिर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बहस शुरू होती थी। सोसाइटी का प्रेसिडेंट मोहम्मद उस्मान मलिक डिपार्टमेंट का सबसे सीनियर स्टूडेंट था, जो काफ़ी ज़हीन और समझदार इंसान था। आहिस्ता आहिस्ता सेमिनार रूम स्टूडेंट से बढ़ने लगा था। डिपार्टमेंट के 2 टीचर्स वहाँ पर कोऑर्डिनेटर्स के तौर पर मौजूद थे। हानम को ये सब काफ़ी दिलचस्प लग रहा था। प्रेसिडेंट की पर्सनैलिटी अच्छी है, हानम ने कमेंट किया। सेमिनार शुरू हो चुका था। डाइस पर खड़े हुए उस्मान मलिक ने बोलना शुरू किया। मैं यहाँ पर तमाम न्यू स्टूडेंट्स को वेलकम करता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा सेमिनार करवाने का मकसद स्टूडेंट्स को बोलने का मौका देना है। हर इंसान के जहन में हर मौजू से मुताल्लिक कुछ न कुछ सवाल होते हैं और इन्हीं सवालों का जवाब देने में हर बार नए मौजूआत लेकर आता हूँ। सलाम दुआ के बाद वो शाइस्तगी से कह रहा था, इस बार मेरा मौजू बहुत आम सा है, लेकिन सिर्फ सुनने और देखने में। मैं और मेरी टीम इस मौजू पर रोशनी डालना चाहेंगे, कुछ अलग तरीके से। आपके सवाल होंगे और हमारे जवाब। आज का हमारा मौजू है, इस्लाम से लोग डरते क्यों हैं। लोग इस मज़हब को एक फोबिया समझते हैं। क्या मतलब इसका मज़हब क्या मतलब इसका अब मज़हब पे बहस होगी। हानम को बुरा लगा था। सुन तो लो यार, वो क्या कह रहा है, बाकी बाद में फैसला करना। मेहरू ने इसे चुप करवाया। हम इन पहलुओं पर रोशनी डालेंगे कि किन वजूहात की बिना पर लोगों को इस्लाम फोबिया है और किन बातों और कामों से हम इस फोबिया और इस्लाम के साथ लगे दहशतगर्दी के टाइटल को ख़त्म कर सकते हैं। इससे अपने पहले मेंबर को दावत दी थी, जिसने इस्लाम की हकीकत पर रोशनी डाली थी और बताया था कैसे इस्लाम अमन और सलामती वाला मुल्क है। इसकी तकरीर सुनकर स्टूडेंट्स काफ़ी खुश हो गए थे। इस्लाम एक हकीकी और बेहतरीन मज़हब है। अब इस पर मैं अपनी होनहार टीम मेंबर को दावत दूंगा। वो लड़की स्टेज पर आई और इसने दलाइल और वाक़यात से साबित किया था, इस्लाम एक बेहतरीन और हकीकी मज़हब है। ये मौजू ऐसा था कि वहाँ बैठा कोई भी स्टूडेंट मज़हब का सवाल नहीं उठाना चाहता था। चूँकि नए साल का आगाज़ था, तो सेमिनार का आगाज़ भी अल्लाह और उसके दीन से किया गया था। एनी क्वेश्चन? लड़की ने तकरीर करने के बाद स्टूडेंट से पूछा। इसकी तकरीर पर पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा था। बेशक वो अच्छा बोलती थी। आई हैव अ क्वेश्चन मिस। आवाज़ पर सबने पलट के देखा था। आरजे सबसे आखिर में बैठा था और इस वक्त वो खड़ा अपना सवाल लिया। ये कब आया? हाना में इसे देखकर अपना चेहरा छुपाया, जैसे वो इसे ही ढूंढ रहा। आपने कहा कि इस्लाम एक हकीकी मज़हब है। मैं इस मौजू पे कुछ कहना चाहूँगा। क्या मैं आ सकता हूँ? इसने पूछा था। यस श्योर प्लीज़। उस्मान मलिक ने इसे आने की इजाज़त दी थी। वो पूरे एतमाद से कदम उठाता स्टेज की तरफ बढ़ा था। ये क्या करने वाला है? हाना को कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। इसे यकीन था वो कुछ उलट ही बोलने वाला था। डाइस पे पहुंचने के बाद आरजी ने अपना मोबाइल सामने नज़र आती स्क्रीन यानी प्रोजेक्टर से अटैच किया था। अजान स्क्रीन पर एक बहरी जहाज़ नज़र आने लगा था। वहाँ बैठा हर स्टूडेंट हैरान था, सब दिलचस्पी से इसे देख रहे थे। वो नहीं जानते थे कि इस जहाज़ का मज़हब से क्या ताल्लुक था। अब वो डाइस से स्टेज की तरफ चला गया था। ये जो आप एक बहरी जहाज़ देख रहे हैं ना, ये आपको पागल कर सकता है। आरजे ने बोलना शुरू किया था। स्टूडेंट्स तवज्जो। अब मैं आपको एक मामा बताने लगा हूँ, जिसने गुज़श्ता 2000 बरस से इंसानी दिमाग को पिलपिला के रखा है। जूं जूं दिमाग की वसत बढ़ती जा रही है, उतना ही ये मोहम्मद दही बनाता जा रहा है दिमाग की। आप भी सुनिए और दिमाग के पेश ढीले कीजिए। यह मामा 50 बरस बाद आज मसीह दौर के एक यूनानी ड्रामा निकाल और राइटर प्लूटार्च ने अपने ड्रामे बादशाह पीसिस की ज़िंदगी में पेश किया था। एक दफ़ा का जिक्र है कि बादशाह थेसेस और नौजवान एथना शहजादी दूर दराज के रूमी जजीरे क्रेट से लकड़ी की जहाज़ एक बहरी जहाज़ में सवार हुए एक और यूनानी जजायर की सैर फरमाई। ये शाही जोड़ा बहुत यूनानियों में बहुत मुतबरक समझा जाता था, बल्कि यूनान के मरकज़ एथनर का नाम ही एथना शहजादी के नाम पे है। बाद में रफ्ता रफ्ता एथनर के बासियों ने उस तारीख़ी जहाज़ को जैसे और जहाँ जहाँ
थिएसिस का जहाज नाम देकर तबर्रुक के तौर पे अपनी बंदरगाह में खड़ा कर लिया। यहाँ तक कि 250 बरस बीत गए और बादशाह डिमेट्रियस का दौर आ गया। इस दौरान जैसे जैसे और जहाँ जहाँ जहाज़ की लकड़ी शिकस्त होती गई, उसकी जगह नई लकड़ी का लगाकर जहाज़ को दुरुस्त कर लिया जाता। कुछ अरसे बाद पूरे जहाज़ में कोई हिस्सा भी ऐसा ना रहा जो तब्दील ना हो गया हो। इस ज़माने में फ़िलासफ़रों ने इस जहाज़ के मुतालिक अजीब ख़यालात रखने शुरू कर दिए थे। कुछ फ़िलासफ़र कहते कि चूंकि पूरा जहाज़ बदल चुका है, इसलिए भी मुतबर जहाज़ नहीं रहा। उसने कहा इन तब्दीलियों के बाद भी ये वही जहाज़ है। वो एक पल के लिए खामोश हुआ और फिर बोलना शुरू किया। तो स्टूडेंट्स, प्लूटार्च पूछता है कि आपका क्या ख्याल है। यकीनन आप में से ज़्यादातर यही सोचेंगे कि यह वही जहाज़ है। अगर ऐसा है तो आगे सुने। सदियों बाद 16वीं सदी में था, थॉमस होब्स ने इस मामले पर काम करना शुरू किया। इसने हल देने के बजाय जानबूझकर मामला मज़ीद पेशा कर दिया। पहले तो कुछ भी राय रख सकते थे, मगर अब जो भी राय रखेंगे हर सूरत में नताइज संगीन हो सकते हैं। जैसे अगर कायनात में हमारी ज़मीन के अलावा कहीं और ज़िंदगी भी है तो वाह वाह, और अगर हम अकेले हैं तो शायद शावा। इस बात पर हॉल में स्टूडेंट्स की धीमी धीमी हंसी की आवाज़ गूंजी थी। थॉमस ने इस मामले में मज़ीद तफसील शामिल करते हुए कहा कि बिलफर्ज इस मुतबारक जहाज़ के पिछले तमाम तख्ते और जो भी तब्दील किया गया, उनसे जहाज़ दोबारा बनाकर बंदरगाह में खड़ा कर दिया जाए। तो अब आपके पास दो जहाज़ हो गए, एक तब्दीलियों में से गुजरा हुआ जहाज़ और एक असल लकड़ी से बना हुआ जहाज़। सवाल पैदा होता है कि इनमें से थिएसिस का जहाज़ कौन सा है। वो एक बार फिर से खामोश हुआ था। हानम आंखें सुकेड़े और कान खोले से सुन रहे थे। वो काफ़ी दिलचस्प बातें कर रहा था। स्टूडेंट्स के जहन में खलबली सी मच गई थी। प्लूटार्च से पहले हेराक्लिटस और प्लेटो भी इसी किस्म के सवाल पूछते थे। इसी किस्म के सवाल पूछते थे। उन्होंने पूछा था कि एक लकड़हारे ने अपने कुल्हाड़े का दस्ता तब्दील करवाया। कुछ अर्से बाद दस्ते में लोहे की तेज धार तब्दील करवा ली। क्या वो कुल्हाड़ा वही कुल्हाड़ा है या कोई और हो चुका है। थॉमस ने यहाँ भी पंगा लिया और पूछा कि कुल्हाड़े के कदीम पुर्जों को जोड़कर अगर कुल्हाड़ा बनाया जाए तो अब दो कुल्हाड़े हो गए। सवाल यह है कि असली वाला कुल्हाड़ा कौन सा है। हॉल में गहरी खामोशी छाई थी। पहले वाला कुल्हाड़ा असली है। जिस लड़की ने तकरीर की थी उसने बिला इख्तियार ही जवाब दिया, नहीं, बाद वाला असली होगा। एक स्टूडेंट ने हॉल से जवाब दिया और लड़की की नफी की। आरजे के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। एक दिलचस्प खेल का आगाज हुआ था। इस फलसफियाना मामले का साइड इफेक्ट अभी कुछ अर्से पहले एक कानूनी जंग की सूरत में नजर आया। तफसील के मुताबिक 1854 में अमरीकी जंगी जहाज USS कॉन्स्टेलेशन बनाया गया और उसने 100 बरस अमेरिका की सर्विस की। रफ्ता रफ्ता उसके हिस्से तब्दील होते गए। तब उसे बाल्टीमोर के अजायब घर में मुंतकिल कर दिया गया। 1990 में उस जहाज़ के करीब हिस्सों को जोड़कर जहाज़ दोबारा तख्लीक कर लिया गया। तारीख कानूनी केस दायर कर दिया कि तब्दीलियों में से गुजरा हुआ जहाज़ ही असली है। पुरानी लकड़ी वाले जहाज़ को USS कॉन्स्टेलेशन ना कहा जाए। ये केस 2004 तक भी हल ना हो सका और अब जब भी कोई अफसर रिटायर होता है या नया अफसर आता है, वो अपनी मर्जी से किसी एक जहाज़ को सलमान लेता है, तब उसके खिलाफ हस्ब जायका साजिश शुरू हो जाती है। जापान में शिंटो मज़हब की इबादतगाहें मजहबी रसूम के सिलसिले में हर 20 बरस बाद दोबारा तामीर होती हैं, मगर फिर भी उन्हें कदीम इबादतगाहें कहा जाता है। एक इबादतगाह 62 बार तामीर नौ से गुजरी, फिर भी वो कदीम कहलाती है, जबकि दूसरे मज़ाहिब के लोग इन शिंटो इबादतगाहों की तकदामी को तस्लीम नहीं करते। हेराक्लिटस ने इस मामले का हल पेश करते हुए कहा कि जब तुम दरिया में कदम रखते हो तो हर लम्हा ना दरिया वो रहता है और ना ही तुम, लेकिन इस तब्दीली से शनाख्त नहीं बदल जाती। थॉमस ने एतराज़ किया कि भैया, दरिया में सिर्फ पानी बदलता है, किनारे नहीं बदलते, इसलिए दरिया की मिसाल गलत है। हर दौर में मुख्तलिफ फ़लसफ़ियों ने इस मामले का हल पेश किया, मगर उन तशरीहात में नक़ाइस हमेशा मौजूद रहे। हर हल अपने आप को गलत साबित कर देता है। ये सब फ़िलासफ़ियों का ख्याल था। अब आते हैं साइंस की तरफ। कुछ पल खामोश होने के बाद वो दोबारा बोलना शुरू हुआ। आज 21वीं सदी में भी ये मामला जूं का तू मौजूद है और कई अशकाल में सामने आया। बिलगर्स बिलफर्ज एक इंसान के जिस्म के तमाम आज़ा रफ्ता रफ्ता ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, दिल और दिमाग समेत। तब उस इंसान की असल शख्सियत क्या होगी? अभी ऐसा मुकम्मल तौर पर हुआ तो नहीं, मगर मुस्तकबिल करीब में होने लगा है।
5 से 7 बरस के अंदर इंसानों में जो तमाम एटम नए एटमों से तब्दील हो चुके होते हैं और इस दौरान शक्ल सूरत और जिस्म भी बदल जाता है। पैदाइश से लेकर बुढ़ापे तक इंसान कई बार बदलता है। जो एटम बराह रास्त हुआ हवा में चढ़ जाते हैं वो किसी न किसी सूरत किसी और इंसान के जिस्म में शामिल हो जाते हैं। यानी आपके जिस्म में चंद अरब एटम शायद अल्लामा इकबाल के हों, कुछ एटम कायद आज़म के हों, कुछ हिटलर के और कुछ तुम गौतम बुद्ध के भी हों। आपके अपने एटम भी दूसरे मुतालिक गैर मुतालिक इंसानों में होंगे। कह सकते हैं आपकी बेशुमार लाशें इस वक्त आपके जिस्म से बाहर किसी न किसी सूरत मौजूद हैं। मेरा ख्याल है कि पैनाडोल खा लें, यानी दरिया तो बदलता ही है, तुम ज़्यादा बदल जाते हो, बल्कि बिल्कुल नए जिस्म के मालिक हो जाते हो। तो सवाल पैदा होता है कि असली वाले आप कौन हैं। हर इंसान में उसका अपना जिस्म तो मौजूद ही नहीं, दूसरे जिंदा मुर्दा इंसानों से उधार लिया हुआ है। इसने स्टूडेंट से सवाल किया था लेकिन किसी के पास भी जवाब नहीं था। यही थीसिस के जहाज़ वाला मोहम्मा है जो खुद तब्दीली से नहीं गुजर रहा, चूं का तू वहीं खड़ा है। वो स्टेज पे कभी दाएं तो कभी बाएं चल रहा था। तो यही थीसिस के जहाज़ वाला मोहम्मा है जो खुद तब्दीली से नहीं गुजर रहा, जो कि तो वहीं खड़ा है। वो स्टेज पे कभी दाएं तो कभी बाएं चल रहा था। तो ये था थीसिस के जहाज़ का मोहम्मा जो 7 समुंदर अबूर करता है और ज़्यादातर लाजवाब रहता है। अब आप मुझे बताएं मिस कि आपने कहा इस्लाम हकीकी मज़हब है। जब से दुनिया बनी है बहुत से मज़ाहिब गुजरे हैं। आपके खुदा ने 4 पैगंबरों पे किताबें नाजिल की हैं और आखिर में कुरान नाजिल किया और इस्लाम को हकीकी मज़हब करार दे दिया, यानी इबादत खुदा की करनी है। सभी मज़ाहिब में तो कदीम सब मज़ाहिब बहुत सी तब्दीलियों में से गुजर कर मौजूदा दौर तक पहुँचे हैं। सवाल ये है मज़हब की अव्वल साख्त पर इसरार किया जाए या तब्दीलियों में से गुजरे मज़ाहिब पर एतमाद किया जाए। आपने कहा था कि पहले वाला कुल्हाड़ा असली था और आपने अपनी तकरीर में कह रही हैं कि बाद में आने वाला इस्लाम हकीकी मज़हब है, इससे पहले वाले नहीं। मेरा आपसे सवाल है मिस कि अगर कुल्हाड़ा पहले वाला असली और हकीकी था तो तब्दीली से गुजर कर आखिर में आने वाला मज़हब इस्लाम हकीकी कैसे हो सकता है। आरजे ने लड़की की तरफ रुख करके पूछा था। लड़की समेत पूरे हॉल को सांप सूंघ गया था। वहाँ बैठे किसी शख्स ने गुमान नहीं किया था वो इन्हीं के मौजू में बुरी तरह से फंसा देगा। हानम का मुंह हैरत से खुल गया था। वो जानती नहीं थी कि आरजे क्या चीज़ था। क्या वो इतनी गहराई में जाता था चीज़ों को लेकर। इसे अपने दिमाग में दर्द की एक टीस उठती हुई महसूस हुई। ये लोगों को गुमराह करना चाहता है। हानम ने गुस्से से पास बैठे महरूब के कान में कहा। आरजे को लाखों लोग जानते थे और लाखों लोग ये भी जानते थे कि वो मुल्हद है, इसके किसी मज़हब से ताल्लुक़ नहीं। लेकिन लोग ये नहीं जानते कि इसका ताल्लुक़ सैयद ख़ानदान से था। अगर वो गुमराह कर रहा है तो लोगों को इसके सवाल का जवाब देना चाहिए ना, ताकि गलतफहमी दूर हो। महरू ने जवाब दिया। सवाल हानम के मज़हब पर उठाया गया था तो वो तिलमरा रही थी। इसे समझ नहीं आया था कि वो क्या जवाब दे आरजू को। इसे फ़लसफ़े का ज़्यादा इल्म नहीं था। इसे तो साइंस पढ़ने के बावजूद इतना इल्म हासिल नहीं हुआ जितनी बातें वो कर गया था। दोनों टीचर्स शॉक बैठे थे। कोई है जो मेरे सवाल का जवाब दे, कोई भी। इसने चिल्लाकर हॉल में बैठे स्टूडेंट से कहा था। वो शो ऑफ नहीं करवा रहा था, लेकिन हानम को ऐसे ही महसूस हो रहा था कि वो शो ऑफ करवा रहा था कि मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ। वो तो सिर्फ अपने जहन में पलते सवालात के जवाब लेने आया था। सब खामोश थे, किसी के पास भी जवाब नहीं था। कोई दयाल, कोई लॉजिक नहीं था किसी के पास। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। हानम ने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली थी, फिर एकदम अपनी जगह से पर खड़ी हो गई थी। इसका दिल तेज़ धड़क रहा था। वो वहाँ बैठे तकरीबन हर स्टूडेंट से कम एतमाद थी, लेकिन इससे मज़हब पर सवाल बर्दाश्त नहीं हुआ था। सबने पलट कर देखा था। इस बार हैरान होने की बारी आरजे की थी। इसने भी कभी सोचा नहीं था कि वो हानम से दोबारा मिलेगा। वो भूलने वालों में से नहीं था। इसकी आंखों में चमक उभरी थी। वो एक बार फिर इसके सामने खड़ी थी, यानी आरजे के सामने। आप साइंस की बात कर रहे हैं, जबकि साइंस से ज़्यादा जदीद हमारा मज़हब है। अभी मेरे पास आपके सवाल का दलाइल के साथ जवाब नहीं है, लेकिन मज़हब का ताल्लुक़ हकीकत और ईमान से होता है। और हकीकत किसे कहते हैं, ईमान किसे कहते हैं, आपको क्या पता। न जाने क्यों उसका लहजा आखिर में तंज़िया हो गया था। आरज़ ने अबरू उचका कर इसे देखा था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि बदल कर कुछ भी नहीं बदला। तसव्वुर अक़ीदत के गिर्द घूमती निस्बत एक ही है। अक़ीदत एक ही है, अल्लाह एक ही है। जो इसे मानता है वही असल है, वही हक़ पर है।
हानम जज्बाती हो गई थी। अब की बार हाल तालिया से गूंज उठा था और इसकी शुरुआत स्टेज पर बैठे टीचर्स ने की थी। वहाँ बैठे तकरीबन हर शख्स अल्लाह को मानता था। आरजी ने कह कहा लगाया था, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है मुसम्मे हानम। जज्बात से नहीं, दलाइल से जवाब दें। कोई लॉजिक लाएं। मैं इन जज्बात पर यकीन नहीं रखता। मुस्कुराते हुए कह रहा था। 1.5 घंटा कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला था। स्टूडेंट्स के लिए आज का सेमिनार बहुत दिलचस्प रहा था। आज के सेमिनार का वक्त ख़त्म हो चुका है। आपको आपके सवाल के जवाब हम नेक्स्ट सेशन में देंगे। उस्मान मलिक ने आगे बढ़कर बात को संभाला था और आरजे मुस्कुराता अपना मोबाइल उतार कर स्टेज से नीचे उतर गया था। इसकी मुस्कुराहट में तंज समाया था। वो सबसे पहले हॉल से बाहर निकला था, लेकिन जाते जाते जो स्टूडेंट्स इसको नहीं जानते थे, इन्हें दिलो जान से मुतासर कर गया था। ये कौन था? स्टूडेंट सरगोशियाँ कर रहे थे। हर तरफ आरजे की फिजा बुलंद थी। उन्हें सोचने की नई जहत देकर गया था, जबकि हानम का दिल अभी भी तेज धड़क रहा था। वो दबू सी लड़की न जाने इसमें जोश कहाँ से आ गया था। सेमिनार ख़त्म हो चुका था। सब बारी बारी बाहर निकल रहे थे। शायद वो अगले सेशन तक भूल भी जाते, लेकिन यहाँ से आगाज़ हुआ था 2 सल्फाइड की एक अजीब व गरीब दास्तान का, जिसका अंजाम कोई नहीं जानता था। एक नंबर का घटिया और जलील इंसान है आरजे। हानम ने चेयर को खींचते हुए धीमी आवाज़ में कहा था और फिर धप से इस पर बैठ गई। अलबत्ता इसका लहजा सख्त था। वो दोनों भी मैस रूम में आई थी। क्या हो गया है हानी? ये मैस है, कुछ तो ख्याल करो। मेहरू को इसकी बात नहायत नागवार गुजरी थी। क्यों, क्या कुछ गलत कहा मैंने? हानम ने ग्लास में पानी डालते हुए पूछा और वो सुकून से पानी पी रही थी। मैस में अभी लड़कियां आना शुरू हुई थी। उनकी टेबल पर सिर्फ वो 2 बैठी थी। क्या आरजी ने तुम्हें कभी फ़ोन किया? क्या इसने तुम्हें कभी तंग किया? मेहरू ने पूछा था। नहीं, हानम ने बेख्याली में ग्लास रखते हुए जवाब दिया। क्या इसने कभी तुम्हें छेड़ा? नहीं। क्या इसने कभी तुम्हें हैरेस करने की कोशिश की? क्या इसने कभी तुम्हें छूने की कोशिश की? नहीं। इस बार हानम चौंकी थी। क्या इसकी आंखों में तुम्हें कभी हवस नजर आई? क्या तुम्हें कभी महसूस हुआ कि वो तुम में दिलचस्पी लेता है? महरूज की आंखों में आंखें डाले पूछ रही थी। नहीं, हमारा इल्म यही है, हम बिना परखे कयास राय करते हैं। हानम गड़बड़ा गई थी। तो फिर तुम कैसे कह सकते हो कि एक घटिया इंसान है? तुम मान क्यों नहीं लेती हानि कि आरजे को में हानम में कोई दिलचस्पी नहीं है? वो दबी दबी आवाज़ में चिल्लाई थी। पता है, पिछले कई महीनों से इसका कोई अफेयर मंजर आम पे नहीं आया। सोशल मीडिया पर इसने कभी उससे पूछा, कहा कि आरजी की नई गर्लफ्रेंड नहीं बनाई? और जानती हो आरजी ने क्या ट्वीट किया था? इसकी बात को आनंद ने इसे सवाली नजरों से देखा था। इसने जवाब दिया था कि औरत जात से उसका दिल भर चुका है। स्ट्रेंज, 21 साल की उम्र में एक लड़के के औरत जात से दिल भर चुका है। तो तुम पता नहीं क्या समझती हो इसे। मेहरू का मूड बिगड़ चुका था। एक पल के लिए हानम लाजवाब हो गई थी। वो अपनी सोच, अपने अमल और रद्द अमल, हर चीज़ से लोगों को चौंका देता है। बस इसीलिए तुम्हें बुरा लगता है। अगर तुम गौर करोगे तो तुम्हें एक दिलचस्प और अजीब व गरीब मालूम होगा। लेकिन आज तुमने देखा नहीं इसने कैसे सबको लाजवाब कर दिया। अलबत्ता तुमने भी अच्छा जवाब दिया था। औरत आज से दिल एक घटिया इंसान का ही बढ़ता है ना मेरू। और मुझे वो इसलिए बुरा लगता है क्योंकि वो एक मुल्हद है। तो यार ये इसका मसला है ना। वैसे भी इसने ट्वीट किया था कि मजहब हर इंसान का ज़ाती मसला होता है। इस भी बिना पर किसी इंसान को जज नहीं करना चाहिए और ना ही हकारात का निशाना बनाना चाहिए। हानू ने इसकी बात सुनकर अफसोस किया था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। घर में महम और जवाद आरजे की रट लगा कर रखते थे। यूनिवर्सिटी में वो खुद मौजूद होता था और हॉस्टल में महरूज का नाम लेती नहीं थकती थी। इसके चारों जा रहे आरजे था। हानम को बिला वजह की कोफ्त होने लगी थी। ठीक ही तो कह रही है महरू, ये इसका ज़ाती मसला है। वो काफिर होकर मरे, ईसाई बनकर मरे या मलहद भी मरे जाए, मुझे क्या। हम्म। हानम ने सर झटका था और फिर खाने की तरफ मुतवज्जे हो गई थी। इन चीज़ों के बारे में बात करनी चाहिए जो कि हैं ना, ना कि जैसी होंगी। मुस्तकबिल के मुतालिक कैसे मालूम? एक बार लोग आज़ाद हो गए तो वो खुद फैसला कर लेंगे। इनके लिए सबसे बेहतर क्या है? लोगों के दिमाग में इनके कहे बगैर ही पहले ही बहुत कुछ भर दिया गया है। वक्त आ गया है कि इन्हें अपने आप पर सोचने दिया जाए। हो सकता है कि वो हर चीज़ मुस्तरद कर दें। सारी ज़िंदगी और सारी तालीम मुमकिन है। वो समझें कि कल ऐसा कि
खुदा की तरह सब चीज़ें भी इनकी दुश्मन हैं और उनके हाथों में किताबें दे दो और लोग खुद ही जवाब ले लेंगे, जवाब तलाश कर लेंगे। बात दरअसल यही है। रात के 2 बजे का वक्त था। हाना मैक्सिम गोर्की नॉवल माँ पढ़ने में मगन थी। अचानक इसके जहन में आर्ची की बातें गूंज गई थी। इसने किताब को उठाकर एक तरफ रखा और सोचना शुरू कर दिया। बेशक वो सवाल इसने पूछा था वो बिल्कुल ठीक पूछा था। अगर इसकी जगह कोई ईसाई और यहूदी या कोई और सवाल करता तो ऐसे ही करता। सवाल पैदा होता कि इसे किससे मुत्तफिक किया जा सकता है। आर्ची कुरान और हदीस से दिए गए दलाइल पर यकीन नहीं करने वाला। इसे इसी के अंदाज में जवाब देना होगा। मैंने जज्बात में आकर इसे जवाब देने का कह तो दिया, लेकिन मैं दूंगी कैसे? या अल्लाह मेरी मदद करना। इसकी सोच के धारे मुख्तलिफ सिमतों में बह रहे थे। अल्लाह जाने ये शख्स इतना ज़हीन क्यों है, इतना दिमाग कहाँ से आया इसके पास। मानम बड़बड़ाते हुए लेट गई थी। इसने मेहरू की तरफ देखा था जो कब से सो गई थी, और फिर मोबाइल उठाकर इस पर लगे वॉलपेपर को। आसिफ बेगम और हमदान साहब दोनों एक साथ बैठे थे और बहुत खुश नजर आ रहे थे। आसिफ बेगम को खुश देखकर हानम के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई थी। इसकी माँ खुश और पुरसुकून थी और यही चीज़ इसे मुतमईन रखे हुए थी। क्या बात है मिक्की, आज कल तुम बड़े खामोश और उलझे हुए हो? आरजे ने मिक्की से सवाल किया था। नहीं, ऐसी बात नहीं है। नाश्ता करता मिक्की इसकी बात सुनकर गड़बड़ा गया था। इसने नजरें चुराई थी। तुम कल वापस चले आए थे? आरजे गहरी नजरें मिक्की पे चेहरे पे जमी थी। वो बस सर में दर्द था। मिक्की ने अपनी कनपटियों को मसलते हुए जवाब दिया। अच्छा, अब ठीक है? हाँ, अब ठीक है, मिक्की ने जवाब दिया था। चलो, अच्छी बात है। आरजे ने मिक्की के चेहरे पे ज़िंदगी में पहली दफ़ा परेशानी देखी थी, लेकिन वो समझने से कासिर था कि मिक्की क्या छुपा रहा है। लेकिन आरजे को पूछने में दिलचस्पी नहीं थी। वो जानता था मिक्की खुद बता देगा। उठ जाओ मेहरू, क्लास का टाइम हो रहा है। हाना ने मेहरू को उठाने की कोशिश कर रही थी जो घंटा पहले सोई थी। 12 बज रहे थे। 1 बजे इनकी क्लास शुरू होती थी और वो इसे उठा रही थी क्योंकि मेहरू उठते उठते फिर तैयार होते देर कर देती थी। अगर तुम इस बार नहीं उठी तो मैं अकेले चली जाऊंगी। आनंद ने इसे धमकी देते हुए कमरे से बाहर निकल गई थी। जबकि इसकी धमकी सुनकर मेहरू ने झट से आंखें खोली थी। वो अच्छे से जानती थी आनंद सच में इसे छोड़कर जा सकती थी। क्या मुसीबत है यार, 1 बजे क्लास, कितना गलत वक्त है। मेहरू को कोफ्त हो रही थी और फिर वो हानम के आने से पहले बिस्तर से उठ गई थी। मौसम अबर आलूद हो रहा था। सियाह बादलों ने नीले आसमान को कहीं छुपा लिया था। ठंडी हवाएं रूह से होकर गुजरती तो सुकून बख्शती थी। हानम को ये मौसम बहुत पसंद था। ये मौसम इसके चेहरे पे हकीकी मुस्कुराहट फैला देता था। इसके दिल में खौफ ज़रूर था कि कहीं इससे आरजे इसके सामने आएगा और कहेगा तुम ज़्यादा ज़हीन बनती हो ना, अब जवाब दो। या फिर कहेगा कि तुम्हें मुझसे पंगे लेने की आदत क्यों है, तुम आराम से क्यों नहीं रह सकती। इन्हीं सोचों में कि वो दोनों डिपार्टमेंट पहुंच गई थी। क्लास शुरू होने में अभी 15 मिनट हैं, हम जूस पी लें, मेरू ने कहा था। आनंद ने इसकी बात पर सरस बात में हिलाया था। वो दोनों कभी डिपार्टमेंट कैफ़े नहीं जाती थी, बल्कि डिपार्टमेंट से बाहर बने कैफ़े पे जाना इन्हें अच्छा लगता था। जनरल रोड को क्रॉस करने के बाद वो दोनों कैफ़े आ गई थी। हानम की नज़र स्टूडेंट्स के जुमले पर बैठे आरजे पे पड़ी। इसने सियाह घने बालों को जेल की मदद से पीछे की जाने चुपके रखा था और लेके वो ग्रे पैंट पर ब्लैक टी शर्ट पहने लोगों को ट्रैक कर रहा था। एक पल के लिए हारम का दिल सहमा था कि वो भी उठकर इसकी जानिब आएगा और उसका मजाक उड़ाएगा, लेकिन नहीं। आरजे की नज़र इस पर बेध्यानी में पड़ी और फिर वो इसे नज़रअंदाज कर गया था जैसे जानता ही ना। शुक्र है, हानम ने इसके इग्नोर करने पे शुक्र अदा किया था। वो बहुत जल्द लोगों के दिलों में घर कर लेता था। अब तो वैसे भी वो सिंगर था। लोग खुद ब खुद इसकी तरफ माइल होते थे और आरजे बेध्यानी की नज़र में भी अच्छा खासा नोट कर गया था। वो इस वक्त ब्लैक ट्राउज़र पर पीच कलर की शर्ट पहने हुए थे और पीच कलर के बड़े दुपट्टे को खुद पे फैला रखा था। वो जब कॉलेज जाती थी तो इसके कपड़े इतने महंगे ब्रांडेड नहीं होते थे, लेकिन अब वो काफ़ी ब्रांडेड कपड़े पहनना शुरू हो गई थी। इसके चेहरे पे जो सबसे ज़्यादा मुतवज्जो करने वाली चीज़ थी वो थी इसकी आँखें, बड़ी बड़ी ग्रे आँखें। बाईं आँख की बाईं तरफ एक तिल था। जब वो आँखें खोल कर देखती थी वो तिल वाज़े नज़र आता था। बिलाशुबह वो खुश शक्ल लड़की थी जिसे मासूम और प्यारी कहा जा सकता था। आर्जन ने अभी इसकी थोड़ी पे चमकते शशांक को नहीं देखा था जिसे पैदाइशी मिला था। शायद इसकी आंखों के पास वो खूबसूरती, वो वसत नहीं थी जिससे वो एक चमकती चीज़ को देख सके। मेहरू जूस लेकर आ गई थी। इसका पूरा ग्रुप उठकर चला गया था। वो भी साथ ही गया था। हनम ने गहरा सांस लिया। जहाँ वो होता था
वहाँ हानम को अनकंफर्टेबल महसूस होता था। इसके जाने के बाद हानम के चेहरे की चमक बढ़ गई थी। वो मेहरू की किसी बात पर खिलखिलाकर हंसती मौसम का लुत्फ उठा रही थी। वीकेंड पे वो घर आई हुई थी। बारिश जोरों से जारी थी। जवाद, माहम और वो तीनों बारिश में लॉन में फुटबॉल खेल रहे थे। हमदान साहब ऑफिस गए थे। आसिया बेगम अंदर मुलाजमों के साथ खाना बना रही थी। वो तीनों बहन भाई बहुत खुश नजर आ रहे थे और उनके साथ इस घर के मुलाजिम भी, क्योंकि इनके घर आने से घर में रौनक का इजाफा हो गया था। अचानक जवाद फुटबॉल उठाकर गेट की तरफ भागा। जवाद, कहाँ जा रहे हो? फुटबॉल दो इधर। हानम इसके पीछे भागी थी, जबकि महम थक हार कर बैठ गई थी। वो तीनों मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे। आसिया बेगम इन्हें कितनी बार बुलाने आई थी, लेकिन वो खेलने में मगन थे। जवाद गेट खोलकर बाहर निकल गया था। जवाद, वापस आओ। हानम गेट में खड़े होकर इसे आवाज़ लगाई थी। चिल्लाने की आवाज़ सुनकर तो घर छोड़कर अपने घर के सामने बाइक पर बैठे आरजू ने मुड़कर देखा था। गेट से मुंह बाहर निकाले इस लड़के को आवाज़ें लगा रही थी, जो उसके पास से गुजर के आगे भाग गया था। जवाद की नज़र आरजे पे पड़ी नहीं पड़ी थी। इतनी दूर से भी हानम ने आरजे को देख लिया था। वो एक झटके से अंदर हुई थी और ठा की आवाज़ से गेट बंद कर दिया था। आरजे यहाँ? हानम के चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। वो अंदर की जानिब भागी थी, जबकि जवाद कुछ देर बाद घर वापस आ गया था। क्या हुआ? वहाँ क्या देख रहे हो? मिकी ने दूसरी बाइक पर बैठे हुए पूछा। कुछ नहीं, मुझे लगा मैंने उम्मे हानम को देखा था अभी, आरजे कह रहा था। इसकी बात सुनकर हेलमेट सर पर बांधते मिक्की के हाथ कांपे थे। मैं हानम और यहाँ? आरजे, तुम पागल हो गया? मिलाकर मिक्की हंसा था। इसे लगा था कि आरजे को वहम हो गया है। हाँ, मुझे ऐसे ही लगा था कि वो मैं हानम थी। आरजे अब भी इस बंद गेट को देख रहा था। जाहिर सी बात है, बीवी है, तुम्हारी नज़र तो आएगी ना हर जगह, मिक्की ने शरारत से कहा था। बको मत। मामूल के मुताबिक आरजे भड़का था। थोड़ी देर पहले वाला हैरान सा आरजे कहीं गायब हो गया था। पहली बार जिंदगी में इसे वहम हुआ था। ये इसे लग रहा था। वो जानता था कि मेहाना में गरीब घर की लड़की थी, वो यहाँ कभी भी नहीं हो सकती थी। 5 मिनट वो बाइक को फुल बारिश में आगे पीछे भगाए जा रहे थे। यानी मेरे इस दिन वाला वहम ठीक निकला है। वो आरजे ही था। वो यहाँ रहता है। अल्लाह खैर करे। हानम अपने बालों को खुश करते हुए बड़बड़ा रही थी। मनहूस हर जगह मेरे पीछे पहुंच जाता है। हानम का दिल खराब हो गया था। इसे समझ नहीं आता वो ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इसे इतना आरजे के करीब लाया जा रहा था। बेखैरी में इसकी नज़र सामने लगे आईने में पड़ी। वो एकदम चौंक गई थी। जब से यूनिवर्सिटी गई थी, प्यारी होती जा रही थी। स्याह रंग के कपड़ों में इसका रंग दमक रहा था। इसकी सुनहरी लंबे बाल कमर पर बिखरे पड़े थे। परेशानी औरतों के इंसान को खा जाते हैं। अभी से ना कोई परेशानी थी और ना ही कोई दुख। वो खुश थी क्योंकि इसकी माँ खुश थी। इन्हें अब छोटी छोटी चीज़ों के लिए तरसना नहीं पड़ता था। वो अब खुशहाल थी। यही चीज़ इन्हें खूबसूरत बना रही थी। वो निखरती जा रही थी, खूबसूरती और जहानत दोनों में। कुछ मौसम का असर था, कुछ बारिश में भीगने का और कुछ अपना खूबसूरत महसूस करने का। आरजे का ख्याल कहीं उड़न छोड़ गया था। वो मुस्कुराई थी और फिर दोबारा अपने आप को आईने में देखकर शर्मा गई थी। तेरे कमरे के आईनों को मैं दुश्मनों में शुमार करता हूँ। वीकेंड के बाद वो हॉस्पिटल वापस आ गई थी। ड्राइवर इसे गाड़ी में छोड़ जाता था। आसिया बेगम इसे खाने की बहुत सी चीज़ें बनाकर देती थी, इसीलिए वो और महरूम मैस में कम जाती थी। हर 15 दिन बाद हमदान अंकल इसके अकाउंट में अच्छी खासी रकम ट्रांसफ़र करवा देते थे। इसे समझ नहीं आता था वो पैसे कहाँ खर्च करे, जैसे क्योंकि इसे फजूल खर्ची की आदत नहीं थी। इसमें एतमाद पैदा हो रहा था। वो अपने आप को आज़ाद महसूस कर रही थी। आज फिर डिपार्टमेंट में इनका सेशन था, यानी फिर सेमिनार था। और जो वो दोनों क्लास में ऐसे होते थे जैसे एक दूसरे को जानते ही नहीं। और यही चीज़ हानम को पुरसकून किए हुई थी। वो बिला वजह इसका सामना नहीं करता था। इस दिन जैसे ही वो दोनों क्लास में दाखिल हुई थी, इन्हें एक अफरा तफरी सी नजर आई थी। स्टूडेंट्स एक लड़की के गिर्द जमा थे जो बुरी तरह से रो रही थी। वो कोमल थी, जिसकी नई नई शादी हुई थी अभी कुछ दिन पहले। इसके शौहर ने इसे तलाक दे दी थी। इसके माँ बाप नहीं थे। वो अपने मामू के घर रहती थी। तलाक के बाद इसके मामू ने भी इसे रखने से इनकार कर दिया था। मैनू और हानम दोनों को दिली अफसोस हुआ था। अचानक हानम की नज़र आरजे पर पड़ी, जिसके चेहरे पे काफ़ी गुस्सा नज़र आ रहा था। वो हैरान थी कि इसे किस बात का गुस्सा आ रहा है। एक लेक्चर लेने के बाद उसका सेमिनार शुरू हुआ था। हानम अपने आप को इस बार तैयार करके आई थी कि अगर आरजे ने जवाब मांग लिया तो वो इसे दे सकेगी। क्लास में टीचर्स ने अफसोस किया था
आजकल वैसे भी तलाक की शरह बढ़ती जा रही थी। हमारा आज का सेमिनार किसी खास मौजू पर नहीं है, बल्कि आज आप लोग मुआशरे से मुतालिक जो आप सवाल आपके जहन में हो इन्हें पूछ सकते हैं। आज हम मुआशरे में फैली कुछ बुराइयों का जिक्र करेंगे। उस्मान मलिक अपने मखसूस अंदाज में बोल रहा था। इसने 5 मेंबर्स को स्टेज पर बिठाया हुआ था, जो काफ़ी जहन कहलाते थे और काफ़ी तैयारी के साथ आए हुए थे। सवाल जवाब का सेशन शुरू हुआ था। मुख्तलिफ स्टूडेंट्स से मुख्तलिफ सवाल किए थे, जिनका जवाब दे दिया गया था। बुराइयों की वजूहात के जेरे बहस ला गया। आरजी इनकी बातें सुनकर पक गया था। वो एक झटके से खड़ा हुआ। मेरा एक सवाल है। वही इसे देखकर उस्मान मलिक और इसकी टीम के चेहरे का रंग उड़ा था। वो डर गए थे कि जाने वो क्या पूछने वाला है। जी पूछें, इजाज़त दी गई थी। इस्लाम में तलाक क्यों जीत जाती है, जबकि हिंदू मज़हब में ऐसा नहीं है। इस्लाम में औरत को तलाक के बाद घर से निकाल दिया जाता है। कोई दूसरी शादी करने को राज़ी नहीं होता। अगर वो मजबूरन जिस्म फरोशी शुरू कर दे तो किसका कसूर होगा। इस्लाम से अच्छा तो हिंदू मज़हब है। वो अपनी बीवी को छोड़ते तो नहीं। आरजी का लहजा तलखी से भरा हुआ था। यही सवाल कुछ अरसे पहले शालिनी ने किया था। हानम के चेहरे पे गुस्सा फैल गया था। इसे आरजी की बात कि हिंदू मज़हब बेहतर है से उनका खुद पर बर्दाश्त करना मुश्किल हो गया था। इसका दिल कर रहा था आरजे को शूट कर दे। प्लीज़ अब ये मत कहना कि हमारे खुदा का हुक्म है, हमारे दीन का हिस्सा है। मुझे लॉजिक से समझाया जाए कि ऐसा क्यों होता है इस्लाम में। स्टेज पर बैठे मेंबर्स ने जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि आरजे ने पहले ही अच्छी खासी सुनाकर इसे चुप करवा दिया। वहाँ बैठे स्टूडेंट्स इसे इस्लाम के हवाले से ही समझा सकते थे, लेकिन आरजे ने मना कर दिया था। इस बार वो सबसे पहली रो में बैठा था। आज के सेमिनार में टीचर्स मौजूद नहीं थे। सेमिनार उस्मान मलिक की जिम्मेदारी पर मुनक़द किया गया था। सब खामोश थे। उस्मान मलिक की नज़रें स्टूडेंट्स में किसी को ढूंढ रही थी और फिर नज़रों ने हानम को ढूंढ लिया। वो खामोश बैठी थी, अलबत्ता इसके चेहरे पे एक चमक थी। हानम ने महसूस किया था कि उस्मान मलिक घबराया हुआ था। वो लोग एक रेशनलिस्ट के हाथों जलील नहीं होना चाहते थे। हानम ने उस्मान मलिक को सर के इशारे से पुरसकून रहने का कहा था। क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? आरजे ने आवाज़ पर आरजे ने पलट के देखा था। वो अपनी जगह पर खड़ी थी। आरजे के चेहरे पर हानम को देखकर नागवारी उभरी थी। वो अब नीचे की जानिब उतर रही थी। सेमिनार हॉल में हमेशा कुर्सियां पीछे की जानिब ऊंचाई में रखी होती हैं, ताकि पीछे वालों को आसानी से सब नजर आए। वो पूरा एतमाद से आकर आरजे की साइड पे खड़ी हुई। ओह तो मिस हानम, अब आप कहेंगे कि निस्बत एक ही है, हमारा ईमान है, दीन है, वगैरह वगैरह। आरजे ने इसके पिछले जवाब का मजाक उड़ाया था। मिस्टर आरजे, क्या आपकी कोई बहन है? हानम ने सवाल किया था। इस बात का मेरे सवाल से क्या ताल्लुक है? वो चंबे से देख रहा था। है या नहीं? हानम ने इसकी बात को नज़रअंदाज किया था। हाँ है। वो मदीहा को अपनी बहन ही समझता था। क्या वो शादीशुदा है? नहीं, आरजे ने जवाब दिया। तो वो कुछ कदम बढ़ाकर इसके सामने स्टेज पे जा खड़ी हुई। मेहरू हैरत से मुंह खोले इसके एतमाद को देख रही थी। फ़र्ज़ करें कि आपकी बहन की शादी हो जाती है और इसका शौहर एक नहायत लफंगा इंसान निकलता है, जो नशा करता हो, जुआ खेलता हो, बुरी आदतों में मुब्तला हो। क्या बकवास है ये? आरजे गोया धाड़ा था। रिलैक्स मिस्टर आरजे, सिर्फ फ़र्ज़ करना है। वो पुरसकून से बोल रही थी। वो रोज़ाना शराब पीने के बाद आपकी बहन को पूरी तरह मारता हो, अजियत देता हो, इसे जानवर समझता हो और उसके साथ जानवरों की तरह पेश आता हो। आप क्या करेंगे? हानम ने से पूछा। क्या आप अपनी बहन को उसके पास मरने के लिए छोड़ देंगे? आरजे ने गुस्से से अपने दांत और मोतियों को भेजा था। मैं इसे ख़त्म कर दूंगा, वो गुस्से से बोला था। इसका मतलब आप अपनी बहन को बेवा कर देंगे, लेकिन तलाक नहीं दिलवाएंगे? हानम ने खुद ही जवाब दिया था। मैं अपनी बहन के लिए ऐसा घटिया और वहशी इंसान नहीं ढूंढूंगा, लेकिन फ़र्ज़ करें ऐसा हो जाए। फिर फ़र्ज़ करें आप इसे ना मार सकें किसी मुश्किल की वजह से। फ़र्ज़ करें वो रोज़ाना रात को अपने दोस्तों को अपनी बीवी के पास लाता हो। फिर आखिरी बार कहते हुए हानम का चेहरा सुर्ख हुआ था, लेकिन वो आरजे का रद्द-ए-अमल देखना चाहती थी। क्या करेंगे आप? आरजे का दिल कर रहा था कि वो अपने हानम का गला दबाकर इसे मार डाले। क्या आप अपनी बहन को सारी उम्र ऐसे शख्स के साथ रहने दे सकते हैं?
नहीं, फौरन बोला, या आप किसी भी मासूम लड़की के लिए ऐसे शौहर का सोच सकते हैं? नहीं, वो किसी रोबोट की तरह जवाब दे रहा था। क्या आप चाहेंगे कि आपकी बहन इस शख्स से हमेशा के लिए जान छूट जाए? हाँ, दैट्स ग्रेट मिस्टर आरजे। वो मुस्कुराई थी। यही वजह है कि इस्लाम में तलाक को रखा गया है। इस बार चौंकने की बारी आरजे की थी। इस्लाम में तलाक को रखा गया है कि अगर मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ ना रहना चाहें तो वो अलग हो सकते हैं। एक बार तलाक देने के बाद दोनों फरीजैन को गलती का एहसास हो तो रुजू किया जा सकता है। जहाँ मर्द को तलाक का हक दिया गया है, वहीं औरत को खुला का हक हासिल है। अगर किसी भी वजह से औरत मर्द को नापसंद करे, अदालत से रुजू कर कर तलाक का हक इस्तेमाल कर सकती है। किसी और मज़हब में ऐसा कानून दिखा सकते हो? इस दिन की बात करते हो जिसमें औरत को पैदा होते ही जिंदा गाड़ दिया जाता था। चलती हमला औरत पर शर्त लगाई जाती थी कि पेट में लड़का है या लड़की, और इसका पेट चाक कर दिया जाता। औरत को तमाम बुराइयों का महूर समझा जाता था। औरत को शैतान से तशबीह दी जाती थी। औरत को जीने मरने का हक न था। शौहर के मरते ही औरत को सती करके जिंदा जला दिया जाता था। इसका जीना मरना मर्द के हाथ में था। कब जिंदगी दे, कब कत्ल कर दे। मुआशरा बुराइयों के अंधेरों में डूबा हुआ था। फिर एक दिन आया जिसे दीन इस्लाम कहते हैं। इसने औरत को पस्ती के चक्के से निकाला, पस्तियों से निकालकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचा। अगर औरत माँ है तो कदमों तले जन्नत रखती, अगर बीवी है तो इसे सुकून का नाम दिया, और अगर बेटी है तो इसे रहमत खुदाबंदी का नाम दिया गया। कोई मजहब जो औरत को इतनी इज्जत दे सके। आज भी कदीम यूनानी फ़िलासफ़र औरत को तमाम तर नहुसत की जड़ करार देते थे, लेकिन एक इस्लाम है जो औरत को माशरे में मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। आप इस पर बिना दलील के कैसे सवाल कर सकते हैं? और तलाक के बाद औरत को आज़ादी दी गई है दूसरी शादी की। इस्लाम में हर तरह से मुकम्मल है। मिस्टर आजे, ये तो मुसलमान हैं जिन्होंने माशरे में बिगाड़ पैदा किया हुआ है। ज़कात की मदद से बेवा और उनके बच्चों की कफ़ालत की जा सकती है। वो खुद यतीम थी और वो गुर्बत का दुख बहुत अच्छे से जानती थी। आप मुसलमानों को नहीं, इस्लाम को देखें मिस्टर आरजे, क्योंकि मुसलमान परफेक्ट नहीं होता है, लेकिन इस्लाम परफेक्ट है। हाँ, एक बार फिर तालियों से गूंज उठा था। अगर आरजे मजमे को खामोश करवाने की सलाहियत रखता था तो वो लोगों को खुश करने की सलाहियत रखती थी। ऐसा पहली बार हुआ था। किसी ने आरजे को जवाब दिया था। जाने वो मुतमईन हुआ था या नहीं, लेकिन वो ये जान गया था कि पहली बार किसी ने इसके सवाल को समझते हुए इसी के अंदाज में जवाब दिया था। आरजे को पहली बार महसूस हुआ था कि कोई इसके जैसी सोच रखने वाला भी इस दुनिया में मौजूद है। वेल डन मिस उम्मे खानम। उस्मान मलिक जोश से इसकी तरफ बढ़ा था। शुक्रिया, अभी मेरा जवाब मुकम्मल नहीं हुआ। अभी मुझे कुछ और भी कहना है। इसकी आवाज़ पर दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते आरजे ने पलट कर इसे देखा था। कुछ वक्त और मिस्टर आरजे, आप थीसिस के जहाज़ का मुअम्मा भी हल कर देते हैं। हानम ने कहते हुए डाइस पे रखे हुए लैपटॉप से अपना मोबाइल अटैच किया था, जिसकी स्क्रीन अब प्रोजेक्टर पे नज़र आ रही थी। प्रोजेक्टर की स्क्रीन पर अब हीरे और सोने के हार यानी नेकलेस नज़र आ रहे थे। आरजे गहरी खामोश नज़रों से उसे देख रहा था। क्या वाकई वो इससे मुअम्मे को हल कर सकती थी? क्या आप लोग बता सकते हैं इन दोनों में से कौन सा नेकलेस कीमती है, हीरे का या सोने का? स्टूडेंट से पूछा। आरजे अब अपनी सीट पर बैठ गया था। दोनों कोहनियों को घुटनों पर जमाए, दोनों हाथों को मुट्ठी बंद किए थोड़ी के नीचे रखे, वो गौर से स्क्रीन को देख रहा था। अलबत्ता इसके कान हानम की तरफ लगे थे। ऑफ कोर्स डायमंड का नेकलेस कीमती है। स्टूडेंट के जवाब पर हानम मुस्कुराई। तो हम कह सकते हैं डायमंड का नेकलेस थीसिस का जहाज़ है, यानी ये मुतबर्रक है। हानम ने कहते हुए लैपटॉप पर उंगली को चलाकर स्क्रीन को बदला था। अब भी स्क्रीन पर हीरे और सोने के नज़र आ रहे थे। एक हीरे का था और 3 सोने के। अगर हम डायमंड वाले नेकलेस में से 3 डायमंड निकाल कर इन 3 गोल्ड वाले नेकलेस में लगा दें तो क्या गोल्ड वाले नेकलेस की कीमत बढ़ेगी? मिस्टर आरजे, आनम ने आरजे से पूछा। ऐसे ही कुछ स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा था। 3 सोने के हारों में 3 हीरे जड़े थे, यानी हर एक हार में एक हीरा। बिल्कुल बढ़ेगी, आरजे ने तवज्जो से जवाब दिया था। वहाँ बैठे हर स्टूडेंट्स के लिए एक दिलचस्प गेम था जो आरजे और हानम के दरमियान चल रही थी। वह सभी से बहुत इंजॉय कर रहे थे। यानी एक मुतबर्रक चीज़ का हिस्सा अगर हम किसी आम चीज़ में चला जाए तो
आम चीज़ भी मुतबर्रक हो जाती है। दूसरे लफ्ज़ों में हीरो के जड़ने से हार की कीमत बढ़ गई है। वो अल्फाज सवाली अंदाज से स्टूडेंट्स को देख रही थी। आप ठीक कह रही मिस उम्मे हानम, ऐसा हो सकता है। तो ये जवाब आपके थीसिस के जवाब के सवाल के दूसरे हिस्से का जवाब कि अगर थीसिस के मुतबर्रिक जहाज़ के कुछ हिस्सों में से एक नया हिस्सा बनाया जाए तो वो असली होगा, मुतबर्रक होगा या नहीं। वो बिल्कुल मुतबर्रक होगा। अब इस नेकलेस को देखें, ये वो नेकलेस है जिससे 3 डायमंड निकाल कर इसमें गोल्ड के पॉइंट्स लगा दिए गए। ये था थीसिस का असली जहाज़, जिसमें टूट फूट के बाद बहुत से पुर्जों को बदला गया था। चूँकि अभी इसमें डायमंड मौजूद हैं, तो क्या ये मुतबर्रक नहीं रहा? वो एक बार फिर सवालिया नज़रों से सबको देख रही थी। ये कीमती है, वो मुतबर्रक है, लेकिन पहले से, क्योंकि अब इसमें डायमंड्स कम हो गए हैं लेकिन मौजूद तो हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये भी इसलिए यानी मुतबर्रक है। अब की बार जवाब उस्मान मलिक ने दिया था। जी बिल्कुल। तो ये था थीसिस के सवाल के पहले हिस्से का जवाब कि जब थीसिस का जवाब जहाज़ टूट फूट का शिकार हुआ और उसके कुछ पुर्जों को बदले गया, क्योंकि पहले का जहाज़ का कुछ हिस्सा बाकी था, तो अभी भी मुतबर्रक ही था, जबकि इसके तमाम पुर्जे न तब्दील कर दिए जाते। हानम की आंखों की चमक बढ़ गई थी। लेकिन मिस उम्मे हानम, थीसिस का जवाब जहाज़ का सिर्फ एक हवाला दिया था मैंने। असल सवाल तो मज़हब पर था कि तब्दीलियों से गुजरने के पर आखिर में आने वाला मज़हब हकीकी कैसे हो सकता है। आरजे पूछ रहा था। दुरुस्त फरमाया आपने मिस्टर आरजे, मैं भी अभी सिर्फ एक मिसाल दे मज़हब पर भी आती हूँ मैं। वो खुश दिली से मुस्कुराई थी। अब देखिए मिस्टर आरजे, ये एक नया डायमंड नेकलेस है जिसमें 3 डायमंड की कमी है। स्क्रीन पर अभी एक हीरे का हार नज़र आ रहा था जिसमें 3 बड़े हीरों की जगह खाली थी। अगर हम तीन गोल्ड वाले नेकलेस में से तीनों डायमंड निकाल लें जो हमने पहले फिट किए, तो क्या अब मैं ये 3 गोल्ड वाले नेकलेस कीमती मुतबर्रिक। अब अगली स्क्रीन पर अब तीनों सोने वाले हार में से तीनों हीरे निकाल लिए थे। वो नज़र आ रहे थे। नहीं, क्योंकि पहले ही मैंने कहा था कि कीमती और मुतबर्रिक चीज़ डायमंड ना कि गोल्ड। अगर वही नहीं रहा नेकलेस में, तो नेकलेस की कोई कीमत ही नहीं रही। हानम ने अपने सवाल का जवाब खुद दिया था। अगर हम इन 3 डायमंड को इस नए नेकलेस में फिट करें जिसमें जगह खाली है, तो क्या इस नेकलेस की कीमत बढ़ेगी? क्या ये मुतबर्रिक होगा? अब स्क्रीन पर वो तीनों हीरे इस नए हार में जुड़े नजर आ रहे थे जिसमें जगह खाली थी। जी बिल्कुल होगा, क्योंकि अभी मुकम्मल डायमंड का नेकलेस है तो कीमती होगा ना। खानम की सवालिया नज़रें आरजी पे जमी थी, जिसने इस बात में सर हिलाया। दैट्स ग्रेट। अब गौर कीजिएगा मिस्टर आरजे, ये जो पहला डायमंड वाला नेकलेस था, ये वो पैगाम था जो हज़रत आदम लेकर आए थे कि अल्लाह एक है, इसी की इबादत की जाए, जो बहुत खालिस था। फिर इस नेकलेस में से 3 डायमंड निकाल लिए गए, यानी वक्त गुजरता गया, लोग गुमराह होते गए। वो जो असल चीज़ थी, जो पैगाम हकीकी था, जहालत के अंधेरों में कहीं खो गया था। अब आप इन 3 नेकलेस को देखें। ये गोल्ड वाले नेकलेस जिनमें 3 डायमंड जड़े हैं, ये वो 3 मज़हब हैं जिन पर कुरान पाक से पहले किताबें नाज़िल की गई। इनमें जड़े डायमंड इस बात की निशानदेही करते हैं कि मुतबर्रक, खालिस और हकीकी पैगाम इनमें से भी एक ही था, यानी अल्लाह एक है, सिर्फ इसी की इबादत की जाए। और जो गोल्ड जड़ा है वह इस बात की निशानदेही करता है कि ये मज़हब खालिस नहीं रहे। वक्त के साथ लोगों ने इनमें अपनी मर्ज़ी से तब्दीली किया और इनकी कीमत कम हो गई। चूँकि लेकिन चूँकि डायमंड अभी भी जड़े थे, तो जाहिर था कि पैगाम अल्लाह की था, जिसे तोड़ मरोड़ कर अजीब व गरीब शक्ल दे दी गई है। वो सांस लेने को रुकी थी। स्टूडेंट दम साधे से सुन रहे थे। अब आप इस नेकलेस को देखें जो नया था, जिसमें डायमंड की कमी थी, और वो 3 डायमंड गोल्ड वाले नेकलेस से निकाल कर इसमें डाल दिए गए। ये नया नेकलेस दीन इस्लाम है जो तब्दीलियों से गुजरा हुआ है। आपने खुद कहा था कि कीमती और मुतबर्रक है। इसमें नेकलेस में जो 3 डायमंड लगे हैं वो पिछले मज़ाहिब की तस्दीक करते हैं और इस बात का इकरार करते हैं कि पहले भी पैगाम एक था,
यानी अल्लाह एक है और अभी एक पैगाम एक ही है, यानी अल्लाह एक है, सिर्फ इसी की इबादत की जाए। चूँकि नेकलेस पूरा का पूरा डायमंड का है, बेशक ये तब्दीलियों से गुजरा है, लेकिन ये कीमती है, मुतबर्रिक है, खालिस और हकीकी है। यह है तब्दीलियों से गुजरकर आखिर में आने वाले दीन इस्लाम की हकीकत। खानम ने गहरा सांस लिया था। इसकी नज़रें आरजे पे जमी थीं। गुड। बेख्तियारी में आरजे के मुंह से निकल गया। वो कमाल का लॉजिक लाई थी। मैंने साइंस का हवाला दिया था, ना कोई आयत लेकर आई थी। वो इसे इसी के अंदाज में समझा गई थी। आपका लॉजिक अच्छा है वैसाना, लेकिन अभी भी मेरे बहुत से सवाल हैं। इस मज़हब में बहुत से झोल हैं जिनके मुझे जवाब चाहिए। ज़रूर मिलेंगे मिस्टर आरजे, चूँकि इस सेशन का वक्त ख़त्म हो चुका है। आपके बाकी सवालों के जवाब अगले सेशन में मिलेंगे। उस्मान मलिक ने आगे बढ़कर इसे टोका था। आरजे की तेवड़ी चढ़ी थी। इसे अपने और हानम के दरमियान मुदाखलत करता उस्मान मलिक जहर लग रहा था। कमाल कर दिया आपने हानम, क्या आप मेरी टीम का हिस्सा बनेंगे? उस्मान मलिक सताइशी नज़रों से हानम को देख रहा था। हानम का जवाब सुनने से पहले आरजे हॉल से निकल गया था बाहर। मिस्टर आरजे, बात सुने। आपके जहन में ऐसे सवालात कहाँ से आते हैं? स्टूडेंट्स का हुजूम इसके पीछे भागा था। मैं इस काबिल नहीं हुई अभी कि आपकी टीम के साथ चल सकूं। हानम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। स्टेज पे बैठी नीलम, जो कि उस्मान मलिक की टीम की हेड और इसकी चहेती थी, इस वक्त जल कर राख हो गई थी। आप ही तो इस काबिल हैं मिस हानम, आप सोच लें, मैं इंतज़ार करूँगा। बेइज्जत था। इससे पहले हानम कुछ बोलती, मेहरू आंधी तूफान की तरह इसकी तरफ बढ़ी थी। तुम इधर मरो हानी, इसे खींचती हुई ले गई थी, जबकि उस्मान मलिक देखता रह गया था। आखिर इस उम्मे हानम में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? स्टूडेंट्स के जूम में खड़े आरजी का जहन कहीं और उलझा था। उसने मेहरू और हानम को डिपार्टमेंट से बाहर जाते देखा था। बताएं ना आरजे, आपका दिमाग इतना तेज़ कैसे चलता है? एक लड़की ने किसी एंकर की तरह से सवाल किया। बहन जी, मेरा दिमाग है, आहिस्ता चले, तेज़ चले, डबल स्पीड से चले, उल्टा घूमे या ना चले। एनी प्रॉब्लम? आरजी की पेशानी पे बल पड़े थे। वो तंग आ गया था लोगों के सवाल से। वो एक झटके से आगे बढ़ गया, जबकि लड़की अपना समूह लेके रह गई थी। बदतमीजी की तमाम हदें मिस्टर आरजे पे आकर ख़त्म होती हैं। वो बड़बड़ाया और फिर दूर जाता आरजे को देखा था। तुम जवाब कहाँ से ढूंढे हानी? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि तुम ही हो। मेहरू अभी तक शॉक थी। तलाक वाला जवाब। मैंने बहुत सर्च किया, इंटरनेशनल स्कॉलर को सुना, तब जाकर मुझे लॉजिक समझ आया कि आरजे को कैसे कायल करना है। जबकि मुझे लॉजिक की समझ आई, फिर मैं दीन वाली और थीसिस वाली जहाज़ वाली बात में अपना दिमाग लाया। खैर मैंने पा लिया। वो मसरूर सी बता रही थी। वो दोनों हॉस्टल जा रही थी। शाम के 6 बजने वाले थे। सूरज गुरूब होना शुरू हो चुका था। लेकिन इतने एतमानान और एतमाद से जवाब दिया तुमने। पहले तो तुम ऐसी नहीं थी। मेहरू को जाने किस बात का सदमा लगा था। इसे यकीन नहीं आ रहा था जो अभी अंदर लोगों को कायल कर रही थी वो हानि ही थी। इसकी बात सुनकर हानि मुस्कुराई थी और उसका जहर पीछे कहीं भटका था। वो पिछले वीकेंड की बात थी जब वो घर गई। वो आरजे के सवालात को लेकर परेशान थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि इसने हामी तो भर ली थी, लेकिन जवाब कैसे देगी। वो मगरिब की नमाज के बाद लॉन में बैठी थी, कुर्सी से टेक लगा, आंखें बंद की। इसके चेहरे पे परेशानी वाज़ेह थी। क्या हुआ हानि बेटा, सब खैरियत है ना? अचानक इसके कानों से हमदान अंकल की आवाज़ टकराई। अरे अंकल, आप बैठे प्लीज़। हानम के कहने पर वो उसके सामने वाली कुर्सी पर विराजमान हो चुके थे। यहाँ अकेली क्यों बैठी हो, कोई परेशानी है? पूछ रहे थे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई थी। लेकिन बेटा, वो परेशानी आपके चेहरे से वाज़ेह है। वो एक तजर्बेकार इंसान थे, फ़ौरन समझ गए थे। अंकल, अगर एक साइंस का पैरोकार आपके मज़हब पे सवाल उठाए और आपको लॉजिक के फ़लसफ़े में उलझा दे, तो इसको कैसे जवाब देना चाहिए? वो पूछ रही थी। बेटा, पहले तो ये समझें कि वो चाहता क्या है, फिर इसके सवालात पर ध्यान दें। नोट करें कि इसे क्या चीज़ परेशान करती है, फिर इसकी मंतक को समझने की कोशिश करें कि वो कैसे कायल हो सकता है। फिर कायनात से निशानियाँ ढूंढें और इसे इसी के अंदाज में जवाब दें। उसे समझा रहे थे। अंकल, इन सब के लिए मुझे क्या करना होगा? सोचना होगा। जो जवाबात के मुतालिक अगर इंसान सवालात की खोज में रहता है, तो दूसरे को जवाबात तलाश करने चाहिए। अगर वो इंसान आपको सवालों से उलझाता है, तो आप इसे जवाबात में उलझाते हैं। क्या कमाल लॉजिक बताया था हमदान अंकल ने इसे। वो समझ कर मुस्कुरा दी थी।
जो इंसान कायनात को जितना तस्खीर करना चाहेगा, ये इंसान के लिए इतनी ही खुलती जाएगी, ये राज अफशां करती जाएगी। वो पते की बात कर रहे थे। खानम ने इस बात में सर हिला दिया। और कुरान पाक में इरशाद है, तर्जुमा, यकीनन आसमानों और ज़मीनों की पैदाइश में और शब रोज़ की बारी बारी आने जाने में अहले अक़ल के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने लोगों को कायनात में गौर व फिक्र की तरगीब दी है। कायनात की निशानियों से बसीरत हासिल करें, इसकी तख्लीक में गौर व फिक्र करें। इसके लिए लफ्ज़ आयत को मुबहम रखा और ये नहीं कहा कि इसमें फ़लाँ फ़ायदा है, क्योंकि इन फ़वाइद और आयत के अक़साम ही बहुत ज़्यादा हैं, इस वजह से कायनात में ऐसी महिरुल अक़ूल निशानियाँ हैं जो देखने वालों को दंग कर दें। इनमें गौर व फिक्र करने वाले ने तस्लीम किए बगैर रह नहीं सकते। निशानियाँ मतलाशियाँ हक़ के दिलों को अपनी तरफ खींचती हैं। अल्लाह ताला के तमाम अहदाफ के मुताल्लिक़ रोशन दिमागों को मुतनब्बी भी करती हैं। चुनांचे इस कायनात में मौजूद इजरामुल फ़िल्किया और अशिया की तफसील किसी भी मखलूक के लिए शुमार करना मुमकिन नहीं। तफसील तो क्या, किसी एक चीज़ की मुकम्मल मालूमात हासिल करना भी मुमकिन नहीं। मुख्तसर ये कि इस कायनात में हजम व वसअत और इसका मुनज़्ज़म व निज़ाम हरकत इस कायनात के खालिक की अज़मत, अज़ीम सल्तनत, इख्तियारात और वसी क़ुदरत की वाज़ेह दलील है। रूहान, नमाज़ पढ़ी आपने? एक छोटी सी लकड़ी के डेस्क से पीछे से बैठी लंबी दाढ़ी वाले मौलवी ने 7 साल के रूहान से पूछा था, जो जाने किन ख्यालों में खोया हुआ था। मौलवी साहब की दोनों तरफ बच्चों की लंबी कतारें थीं। बच्चे सर हिला हिलाकर और ज़ोर लगा लगा कर ऊंची आवाज़ में पढ़ रहे थे। रूहान इन तमाम बच्चों में से सबसे सहीन और लायक बच्चा था। वो 4 साल का था जब इस मस्जिद में नाजरा पढ़ने आया था। वो 1 साल में कुरान पाक पढ़ गया था। दूसरे बच्चों की निस्बत कम गो था, अपने सबक पर ध्यान देता था और कुरान पाक के सफ़ात पर लिखे हुरूफ को गौर से देखता था, जैसे कैमरा किसी चीज़ को स्कैन करता हो। 2 साल में इसने दोबारा कुरान पाक मुकम्मल किया था। अब वो हिफ्ज़ कर रहा था, लेकिन अचानक वो अजीबोगरीब सवाल करने शुरू हो गया था, जिन्हें सुनकर कभी मौलवी साहब हैरान रह जाते, कभी घबरा जाते और शदीद गुस्सा करते थे। नहीं पढ़ी, रूहान ने इत्मीनान से कहा था। क्यों नहीं पढ़ी? आपको पता है ना, अल्लाह पाक सज़ा देते हैं नमाज ना पढ़ने की। वो सख्त लहजे में कह रहे थे। लेकिन क्यों क्यों सज़ा देते हैं वो? आप तो कहते हैं वो हमसे बहुत प्यार करते हैं, फिर सज़ा क्यों देंगे? इसका सवाल मौलवी साहब को खामोश करवा गया। क्योंकि वो अल्लाह है, सबसे बड़ा है, इसलिए। कुछ देर बाद वो बोले थे, अल्लाह होने का मतलब सज़ा देना होता है? अगर हम अल्लाह बन गए तो क्या हम भी सज़ा देंगे? और मुझे ऐसा अल्लाह नहीं पसंद जो सज़ा देते हों, मुझे नहीं पसंद। आई डोंट लाइक हिम। वो मासूम सा था, नहीं जानता था कि क्या पूछ रहा है, क्या बोल रहा है। चिट्टाख की आवाज़ पूरे हॉल में गूंजी थी। मौलवी साहब के हाथ की उंगलियों के निशान इसके नाजुक गाल पे बुरी तरह छप गए थे। वो हैरान सा मौलवी साहब को देख रहा था, जिसके चेहरे पे वहशत छाई थी। तुम बच्चे नहीं हो, शैतान हो, शैतान। वो इस बाजू से पकड़कर हवेली ले आए थे। मौलवी साहब के पूरे इलाके में बहुत इज्जत थी। जबेल साहब खुद इनका एहतराम करते थे। आपके घर में इंसान के रूप में शैतान पैदा हुआ है सैयद साहब, इसे यहाँ से दूर ले जाएं और आइंदा मस्जिद मत भेजना, बाकी बच्चों को भी ख़राब कर देगा। वो गुस्से से बोलते वापस जा चुके थे। आप लोगों ने क्या कहा था रोहान बेटा? आयशा जबेल, इसकी माँ ने प्यार से पास बिठाकर पूछा था। रोहान की बड़ी बड़ी आंखों से आंसू का कतरा टपका था, जो उसके पूरे गालों पर फिसल गया था। उंगलियों के निशान अभी भी वाज़ेह थे। उन्होंने कहा था कि अल्लाह नमाज ना पढ़ने पर सज़ा देते हैं। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने कहा वो बड़े हैं। फिर मैंने कहा मुझे सज़ा देने वाला अल्लाह नहीं पसंद, मुझे ऐसा अल्लाह नहीं चाहिए। वो रोते हुए अपनी माँ से लिपट गया। आयशा का दिल फट गया था जैसे। इसका सवाल इतना बुरा नहीं था कि एक मासूम बच्चे को शैतान का नाम दे दिया जाए। आज से मैं अपने बेटे को पढ़ाऊँगी, मैं बताऊँगी सब। वो उसे लेकर कमरे में चली गई। हमारे मुआशरे का यही अलमिया है कि हमें डराया जाता है, धमकाया जाता है, अल्लाह को सज़ा देने वाला बताया जाता है। हमें सिर्फ ये कहा जाता है कि नमाज़ पढ़ो, नहीं तो अल्लाह मारेगा। हमें अल्लाह की मोहब्बत नहीं समझाई जाती, बंदे और अल्लाह का ताल्लुक़ नहीं बताया जाता। वो बच्चा था, इसके मासूम सवालों के जवाब दिए जा सकते थे, लेकिन इसे शैतान कहकर धुतकार दिया गया। किसी ने सोचा था कि इन सब के सख्त अल्फाज वाकई इसे अल्लाह से बहुत दूर और इसका इनकार करने वाला बना देंगे। ये नहीं बताया जाता
वो तो सबसे ज़्यादा प्यार करने वाला भी है, गफूर रहीम है। वो दोनों डिपार्टमेंट से सीधा एसटीसी आई थी। ये स्टूडेंट्स टीचर सेंटर था, जो हॉस्टल एरिया में था, जो एक छोटे से शॉपिंग मॉल की तरह था, जहाँ ज़रूरत और पसंद की हर चीज़ मिल जाती थी। मेहरू को कुछ चीज़ें लेनी थी। मैं थक गई हूँ यार, हानम ने एक तरफ बैठते हुए कहा। वो डिपार्टमेंट से वहाँ तक पैदल आई थी, जो अच्छा खासा फासला था। अच्छा तुम बैठो, मैं चीज़ें लेकर आती हूँ। मेहरू शॉप की तरफ बढ़ गई थी। रात को एसटीसी पर स्टूडेंट्स का एक मेला लगा होता था। हंसते मुस्कुराते चेहरे, वहाँ जिंदगी की दौड़ थी। अचानक हानम की नज़र लड़कों के एक ग्रुप पे बैठे हैं आरजे पे पड़ी थी, जो सिगरेट पी रहा था। नशई। हानम इसे देखकर बड़बड़ाई थी, अपने चेहरे पर किसी की नज़रों की तपिश महसूस करके। आरजे ने चारों तरफ नज़र दौड़ाई थी, फिर हानम पर इसकी नज़रें रुकी थी, जो इसे ही देख रही थी, और फिर आरजे के देखने पर नज़रें चुरा गई थी। वो सिगरेट का धुआं उड़ाते हानम को देख रहा था। धुएं के मरगोलों में हानम का चेहरा कभी धुंधला जाता था और कभी वाजे हो जाता। वो उसे देखकर न जाने किस गहरी सोच में पड़ गया था। लफंगा। वो इसे ही तक रहा था। हानम एक झटके से उठी थी और फिर इस शॉप के अंदर चली गई जहां मैरू गई थी, जबकि आरजे अभी तक सोच के जेर असर था। डिपार्टमेंट में मिड टर्म एग्जाम चल रहे थे। सेमिनार को कुछ दिन के लिए मुलतवी कर दिया गया था। एक हफ्ते तक वो बुरी तरह पढ़ाई में गर्क रहे थे। आज इनका रिजल्ट था। तवक्को के मुताबिक आरजे ने टॉप किया था। वो सबसे ऊपर था। हानम को उसके टॉप करने पे कोई मसला नहीं था। अलबत्ता वो हैरान थी कि वो क्लास में आ जाता था और कभी दिनों गायब रहता था, फिर भी टॉप कर गया था। अलबत्ता एक बात पे वो शुक्र करती थी कि कभी इनकी बराह रास्त बात नहीं हुई थी। वो सेमिनार रूम के बाहर ऐसे होता था जैसे इसे जानता ही ना हो। दिसंबर का दूसरा हफ्ता चल रहा था। सर्दी की शिद्दत में अचानक ही इजाफा हो गया था। लाहौर का दर्जा हरारत 5 से 4 डिग्री पे चला गया था। हानम बिस्तर में डुबकी बैठी थी। बाहर चलने वाली तेज हवाएं से अंदर रुके रहने पे मजबूर कर रही थी, क्योंकि इसे हद से ज़्यादा ठंड लग रही थी। वो पूरी तरह से अपने मोबाइल में मगन थी, जबकि मेहरू की आवाज़ पे चौंकी। हानी चलो नए स्टेशन चलते हैं। हानम के लिए मेहरू ने गोया धमाका किया था। वो ठंड से मरी जा रही थी और मेहरू को एसटीसी जाने की पड़ी थी। ना बाबा, बहुत ठंड है, हानम ने साफ इनकार किया था। यार चलो ना, डिपार्टमेंट से आकर कमरे में घुस जाती हो, हमें कहीं बाहर भी घूमने नहीं जाने देते। मेहरू मिनमिनाई थी। अभी फर्स्ट सेमेस्टर है मेहरू, 2 साल पढ़ें घूम लेंगे। वैसे भी कह तो ऐसे रही हो जैसे तुमने लाहौर नहीं देखा। देखा है यार, लेकिन अब हम दोनों तब साथ नहीं थे ना। और मैं अच्छे से जानती हूँ 2 साल भी ऐसे ही गुजर जाएंगे, तुम्हें तो फ़र्क नहीं पड़ने वाला। हानम काफ़ी इंट्रोवर्ट किस्म की लड़की थी। अपने कमरों में रहना, गूगल पर चीज़ें सर्च करना और किताबें पढ़ना इसका अव्वलीन मशगला था। इसे बाहर घूमना फिरना एक हद तक अच्छा लगता था। वो इन चीज़ों के लिए पागल नहीं थी, ना ही ज़्यादा सोशल थी। इससे फ्रेंड्स नहीं बनाए जाते थे, और इसका सबूत था कि पूरी स्कूल, कॉलेज और अब यूनिवर्सिटी लाइफ में इसकी कोई फ्रेंड नहीं थी सिवाय मेहरू के। वो अक्सर हैरान होती थी कि मेहरू उसकी दोस्त कैसे बन गई। ये शायद मेहरू की पेशकदमी थी कि वो अपने आप में मगन रहने वाली लड़की थी, और लोग इसे अक्सर बोरिंग कहते थे। कल चलेंगे ना, अब तो शाम हो गई, वैसे भी बाहर बहुत ठंड है। ओ शिट, मेहरू ने अपने सर पे हाथ मारा। क्या हुआ? यार आज आरजे का इंटरव्यू था, मैं भूल गई। मेहरू फ़ौरन बिस्तर के अंदर घुसी थी और लैपटॉप उठाकर यूट्यूब ऑन की थी। वो इसका इंटरव्यू कैसे मिस कर सकती थी, जबकि हानम अफसोस से सर हिलाकर रह गई थी। कैसे हैं आप मिस्टर आरजे? वो जैसा हमेशा था। वो मुस्कुराया था। और आप हमेशा से कैसे हैं? एंकर ने दोबारा पूछा। जैसे भी नज़र आ रहा हूँ, यानी आप बदलते नहीं हैं, एक से रहते हैं। एंकर ने तस्दीक चाहिए। जी आप कह सकती हैं, वो मुस्कुराया था। आप पर चीज़ें, मौसम और खूबसूरती असर नहीं करती क्या? मौसम का बदलना आपकी शख्सियत पे कितना असर करता है? सवाल मौजूद था। कुछ ख़ास नहीं, मुझे ये सब चीज़ें जल्दी मुतासर नहीं कर पाती। कमाल है। खैर ये सब छोड़ें, अपना हकीकी नाम बताएं। मुझ समेत यहाँ बहुत से लोग नहीं जानते होंगे कि आरजे का असल नाम क्या है। एंकर ने पूछा। रोहान जबैल। लेकिन लोग मुझे आरजे के नाम से ही जानते हैं। आपकी गर्लफ्रेंड आपको किस नाम से बुलाती है? मेरी गर्लफ्रेंड्स? इसने गर्लफ्रेंड्स पर जोर दिया था, यानी कोई एक नहीं थी। ब्रेकअप से पहले जान, ब्रेकअप के बाद शैतान। इससे डिटाई से कहकहा लगाया था। और आपके पेरेंट्स? आरजे तुम एक नंबर के गधी और उल्लू के पट्टे हो, तुमसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं। सही जबील की आवाज़ इसके कानों से टकराई थी। लगता है वो आपसे कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं। आरजे को खामोश देखकर एंकर ने पूछा।
वो वो कुछ एक्स्ट्रा ही प्यार करते हैं। आरजे बड़बड़ाया था। आपको गाने का शौक कब हुआ? जब मैं 6 साल का था। आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, जादू करती है। आप प्रोफेशनल ऑफिशियल सिंगर क्यों नहीं बन जाते? मुझे शौक नहीं, संजीदा सा स्वभाव था। तो फिर किस चीज़ का शौक है आपको? गाने और तैरने का। लोगों को तंग करना, इनका जीना हराम करना, ये सब कहना वो शायद भूल गया था। ये गधा मुझसे मार खाएगा। सैयद जमील की आवाज़ पर मदीहा एकदम उछली थी। वो हवेली आई हुई थी और लॉन्च में बैठी टीवी देख रही थी जहाँ आरजे का शो चल रहा था। अरे छोटे साईं, आप कब आए? वो एकदम अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सैयद हवेली में मर्द औरतों का और औरतें मर्दों का खास एहतराम करती थी। बाबा साईं, बड़े बाबा साईं, छोटे बाबा साईं और शाम आज तक मदीहा के कमरे में नहीं गए थे। कोई काम होता तो पैगाम भेजकर बुला लेते थे। एक आरजे था जो तूफानों की तरह आता था और जाता था। ना किसी का डर ना लिहाज, सिवाय सैयद जबील के, जिनसे वो खार खाता था। ये लड़का नहीं सुधरने वाला। अल्लाह जाने इसका क्या बनेगा। करता हूँ इस गधे को फ़ोन। वो अफसोस करते जा चुके थे, जबकि मदिया एक बार फिर सर झटक कर इंटरव्यू की तरफ मुतवज्जो हो चुकी थी। सुना है आप बहुत मूडी हैं मिस्टर आरजे? खूबसूरत एंकर ने अपने सामने शान से विराजमान आरजे से पूछा। कि शाइनिंग स्टार्स चैनल का सेट था, जहाँ पर ज़्यादातर नई नई शोहरत हासिल करने वाले नौजवानों के इंटरव्यू होते थे। एंकर सनम पिछले कई महीनों से आरजे को इंटरव्यू के लिए बुला रही थी, जो मुसलसल इनकार कर रहा था। इसे शोहरत का ज़्यादा शौक नहीं था, वो ये चीज़ प्रोफेशनल सिंगर बनकर भी हासिल कर सकता था। अचानक अब इसने इंटरव्यू के लिए हाँ कर दी थी। नहीं, मूडी नहीं हूँ, लेकिन मेरे मूड का कोई भरोसा नहीं। मैं बहुत क्विक रिस्पॉन्स देता हूँ हर चीज़ का। शायद इसी वजह से लोगों को ऐसा महसूस होता है। वो संजीदा सा बता रहा था। फ़र्ज़ करें मिस्टर आरजे कि आपको किसी से मोहब्बत हो जाती है। किसी से भी? क्या हो सकती है? नो, नेवर। लेकिन मैं 1000 मोहब्बतें कर चुका हूँ। वो हंसा था। चलिए मोहब्बत ना छोड़ें, पसंदीदगी कह लें। कोई आपको अच्छा लगने लगे और फिर आपको महसूस हो कि वो एक धोखेबाज शख्स है। फ़र्ज़ करें वो आपके दिल में बहुत करीब हो जाए। फ़र्ज़ करें वो आपको छोड़ जाए और आप इसकी याद में रोएं। कैसे लगेगा आपको? लड़कियों की फरमाइश पे जो आरजे की मद्दाह थी, एंकर सनम इससे मोहब्बत के बारे में सवाल कर रही थी। हा हा हा। एंकर की बात सुनकर आरजे ने ज़ोरदार कहा लगाया। वो हंसा था और फिर हंसता चला गया था। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत दिलचस्प हो गई सब। मुझे अच्छा लगेगा अगर ऐसा हुआ तो। इनफैक्ट मैं चाहूँगा अब ऐसा हो। वो बेतहाशा हंस रहा था। इसकी आंखें चमक रही थी, जिसमें बहुत ज़्यादा हंसने के बायस अब नमी सी फैल गई थी। जिस बात के तसव्वुर से ही आम लोग कांप जाते थे कि इन्हें मोहब्बत में धोखा न मिले, वो इस बात पे कह के ही लगा रहा था और कह रहा था कि इसके लिए सब दिलचस्प होगा। लोग हैरान और परेशान से इसका शो देख रहे थे। वो अपनी सोच में सल्फाइड होने का सबूत दे रहा था। एंकर सनम जानती थी कि आज का ये शो सुपरहिट होने जा रहा है। हो ही ना जाए इस डैश को कहीं मोहब्बत। मेहरू ने फुल वॉल्यूम में इसका इंटरव्यू लगाया हुआ था। आखिरी बात सुनकर हानि बड़बड़ाई। यार हानि, कुछ तो एहतराम किया करो। जानती हो वो सैयद है। मेहरू ने इसे टोका था। हाँ तो मैंने कब कोई गाली दी? मैंने तो बस डैश कहा है। और जिसे अब खुद अपने ख़ानदान का एहसास ना हो तो दूसरों से क्या तवक्को रखनी। वो भी अपने नाम की एक थी। मजाल जो मान जाती। अल्लाह माफ़ करना, बस गलती से मुंह से निकल गया, वरना आप जानते मैं हर इंसान की इज्जत करती हूँ। बस दिल ही दिल में अल्लाह से माफ़ी मांग रही थी। मिकी और आरजे सेंट्रल प्लाजा के सामने एक गाड़ी में बैठे थे। मिक्की की नज़रें बार बार प्लाजा की तरफ उठ रही थी, जहाँ से इनके दोस्त ने बाहर आना था। वो इसी का इंतजार कर रहे थे। देखते ही देखते मिक्की अचानक चौंका था। इसे गाड़ी से कुछ फासले पे एक पिज़्ज़ा हट की तरफ जाती हुई मेहरू और हानम नजर आई थी। कि यहाँ क्या कर रही? इंतहा की धुन पड़ रही थी। मेहरू और हानम दोनों घुटनों तक काटे कोट पहने भालू लग रही थी, लेकिन फिर मिक्की इन्हें पहचान गया था। ये मेहरू कभी सुकून से नहीं बैठ सकती। मिक्की की तेवरी चढ़ी थी। तुम्हें किस बात की फिक्र हो रही है? तुम्हारी होने वाली जोजा है क्या मेहरू? आर्जन अपनी ही बात पे छत फाड़ के कहा लगाया था। मेरे होने वाली जोजा हो ना हो, लेकिन तुम्हारी कानूनी वाइफ भी इसी के साथ है। मिकी ने तब कर कहा था। इसका इशारा हानम की तरफ था। आर्जन ने चेहरा इसकी जानिब करके देखा था। वो वाकई वही दोनों थी। मुंह बंद रखो मिकी, आर्जन ने संजीदा से लहजे में कहा था। खुद पे बात आती थी तो वो सीरियस से हो जाता था। वैसे मैं हैरान हूँ, अच्छी खासी लड़की है आनम, अभी तक यूनिवर्सिटी में या बाहर कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया इसने। और पुरसोच से लहजे में कह रहा था। क्यों, तुम्हारा दिल कर रहा है क्या इसका बॉयफ्रेंड बनने को?
आरजे के लहजे में बला की काट थी। इन्हें मेरी इतनी मजाल कि मैं आरजे की कानूनी वाइफ की तरफ मेरी आंख से देखूं। मिक्की खिसियानी हंसी हंसा था। अच्छी बात है, 200 कदम दूर रहना चाहिए उससे। आरजे की बात पर मिक्की ने चौंक कर इसे देखा था। इसे समझ नहीं आता कि आरजे ने मजाक किया था या सच में वो संजीदा था। इससे पहले वो कुछ कहता, इनका दोस्त वापस आ गया था। आरजे ने बिना पूछे गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। इस रात हानम को नींद नहीं आ रही थी। सुबह नई यूनिवर्सिटी से दिसंबर की छुट्टियां होनी थी। आरजे पिछले 2 हफ्तों से यूनिवर्सिटी नहीं आया था। वो अक्सर सोचती थी कि इतनी छुट्टियां करने के बावजूद भी वो डिपार्टमेंट वाले इसे कुछ नहीं कहते। इस दौरान एक सेमिनार हुआ था जिसमें आरजे नहीं था और हानम को इसमें मज़ा नहीं आया था। इसके सवाल दिमाग को हिलाने वाले होते थे, वो सोचने पे मजबूर कर देता था, जबकि बाकी स्टूडेंट्स इतनी गहराई में नहीं जानते थे। इसने मेहरू से भी नहीं पूछा था कि आरजे क्यों नहीं आता। अगर वो ऐसा करती तो मेहरन लाजमन इसे तंग करती। वो बोर हो रही थी। फिर इसने मेहरू का लैपटॉप उठाकर अपने सवालों के जवाब ढूंढने शुरू किए। रूह क्या है, इसने टाइप किया था। लैपटॉप की रोशनी इसके गहरी आंखें जगमगा रही थी। रूह अल्लाह का अमर है। यसअलूना अल रूह कुल रूही मन अम्र रब्बी अल कुरान। अगर रूह की माहियत को समझना चाहते हैं तो अभी तक साइंस इस कदर तरक्की नहीं कर पाई कि आखिर रूह क्या है। क्या एक इंसान को ही बाकी जानदारों से ज़्यादा शऊर क्यों है? इसका जवाब साइंस के पास अभी तक नहीं है, लेकिन मनतकी तौर पर इतना जान लिया गया है कि रूह ही वो अमल है जिसकी वजह से इंसान अपनी और अपने इर्द गिर्द माहौल की बका की फ़िक्र में सरगर्मियाँ करता है। इसी रूह की बदौलत वो मौत अकरबात अजमौत क्या होता है के जवाब कभी मुतलाशी है। इसका जवाब भी साइंस के पास नहीं, क्योंकि साइंस के दायरे अख्तियार से ये मौजू बाहर है। एक बात जहन में रख लीजिए कि मौत का ताल्लुक रूह से नहीं, मौत का या ज़िंदगी का ताल्लुक मादा की ख़ास तरकीबी बनावट से है, जो तरक्की करके एक माइक्रो से मैक्रो जानदार बन जाता है। मुमकिन है ये फ्यूचर में साइंस खुद यूनिसेल्यूलर बनाने के काबिल हो जाए, मौत पे भी काबू पा ले, लेकिन ये नामुमकिन के करीब तर है। लेकिन इस मादा को शऊर देना इंसान के लिए नामुमकिन ही है। वो शऊर जिसमें इंसान खुद इजादात करने के काबिल हुआ, यानी रूह शऊर का दूसरा नाम है। थाना ने जेरे लब कहा था, क्वांटम फिजिक्स का रूह से क्या ताल्लुक है? सिर्फ मजहबी नहीं बल्कि साइंसदान भी मौत से कबल के गैर मामूली तजर्बे को मुताला कर रहे हैं। इस मामले को फ़कत क्वांटम तबियात के ज़रिए ही समझा जा सकता है, जिसके बारे में नेल्स बोहर ने पेशगोई की थी। नेल्स बोहर के मुताबिक एक मुनबे से मुताल्लिक ज़रात के दरमियान एक मजबूत रब्त पाया जाता है। ताहम आइंस्टाइन ने इसे भूतिया राब्ता करार देकर मुस्तरद कर दिया था। इस नज़रिए के मुताबिक दो मरबूत ज़रात यानी एक मुनबे से अलग अलग किए जाने वाले ज़र्रे आपस में एक ताल्लुक़ कायम रखते हैं और इनके दरमियान ये रब्त कायनाती फासले के बावजूद भी कायम दायम रहता है। क्वांटम तबियत से वाबता साइंसदान अब इस नज़रिए को मुकम्मल तौर पर तस्लीम करते हैं। इस नज़रिए को सामने रखकर बाज़ मुहक्किकीन कहते हैं कि जिस्म और रूह इसी तर्ज पर एक मुनबे से जुड़े दो अलग अलग अनासर हैं, के बावजूद इनके बीच एक ताल्लुक़ सा बाकी रहता है। ताहम साइंसी तौर पर अभी इस मफरूज़े का साबित यारत किया जाना बाकी है। और जिस्म से रूह दूर हो जाना मौत क्या है? तभी ज़िंदगी का अमल अमूमन मुख्तलिफ अज़ा के नाकारा होने, क़ल्ब इंसान के थक जाने, फेफड़ों और दिमाग के नाकारा होने की सूरत में रुकता है। तभी नुक्ते हाय निगाह से मौत की मुख्तलिफ अक़साम हैं। एक तरफ तो क्लिनिकल मौत है जिसमें क़ल्बी निज़ाम रुक जाता है, जिसके नतीजे में ऑक्सीजन की मुख्तलिफ अज़ा तक तरसील बंद हो जाती है। क्लिनिकल मौत को टालने के लिए मुंह से सांस देने या मसनूई सांस देने और सीने को दबाने से इसे टालना मुमकिन हो सकता है, लेकिन अगर दिमाग नाकारा हो जाए यानी मौत दिमागी हो तो फिर इसे टालना मुमकिन नहीं होता। गो के दिमाग की निचली तहों में कुछ खलियात ब्रेन डेथ की सूरत में भी जिंदा हो सकते हैं, मगर शऊर जाता रहता है।
ये बात तहम अहम है कि दिमागी तौर पर मरने वालों को भी मसनूई तरीके से तवील अरसे तक ज़िंदा रखा जा सकता है। दिमागी तौर पर मर चुकी खवातीन को बच्चे की पैदाइश तक मसनूई तौर पर ज़िंदा रखने के वाक़यात हमारे सामने हैं। दिमागी तौर पर मुर्दा हो चुके बाज़ मरीज़ बैरूनी अवाम पर रद्द-अमल ज़ाहिर कर सकते हैं। ताहम माहिरीन का ये भी कहना है कि इसकी वजूहात रीढ़ की हड्डी से वाबस्तगी होती है और असल में ये दर्द या बैरूनी छूने का रद्द-अमल नहीं होता। एक करंट सहानम के पूरे जिस्म में दौड़ गया। वो जानती थी कि मौत अटल है, हर जी रूह को उसका जायका चखना है, लेकिन ये सब पढ़कर इसका दिल कांप उठा था। अभी तो इसने कोई तहकीक नहीं की थी, बस सादे से सवाल का जवाब ढूंढा था और इसे अपना दिल बंद होता हुआ महसूस हुआ था। इंसान के अंदर सदियों जैसे जीने की चाह सदियों से मौजूद है, लेकिन मौत फिर भी अटल है। वो इन सवालात पे बहुत सी तहकीक और रिसर्च करना चाहती थी, लेकिन वो अच्छे से जानती थी कि मौत और हयात और रूह का इल्म अल्लाह के अलावा और किसी को नहीं मालूम। मौत के वक्त इंसान को क्या नज़र आता है? मौत के करीब जाकर वापस आए कई लोगों ने बताया कि इन्हें एक दिलकश रोशनी नजर आई थी। शायद मौत इतनी बुरी और खौफनाक चीज़ नहीं है, मगर ये भी देखा गया कि मौत से चल हमें पहले अक्सर लोग शदीद तकलीफ में होते हैं। तकलीफ जानवरों में नज़र आती है, मगर मौत के बाद क्या होता है ये अभी तक मालूम नहीं हो सका। दुनिया से जाने वालों के साथ हम राब्ता कायम नहीं कर सकते, मगर कुछ लोगों का दावा है कि दूसरे जहां से किसी शख्स से इनका राब्ता हुआ है, जिसे साइंस मानने को तैयार नहीं। इस कुरैश पे मौत एक ज़रूरत है। ये छोटा सा सयार जिसका 70% समंदर है, इंसानों या हैवानों की बहुत बड़ी तादाद को संभाल नहीं सकती, इसलिए इस जहान में मौत नागुज़ेर है। मेरी ज़ाती राय में मौत अगले जहान तक पहुंचने का ज़रिया है, और अगले जहान में हम बहुत बेहतर और बामकसद ज़िंदगी में दाखिल होंगे, बल्कि शायद हम इस दिन का हिस्सा बन जाएंगे जिसमें खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। खानम ने गहरा सांस लिया था। कुछ ऐसा था जिसे देखकर इसे सुकून हुआ था। क्या पता वो एक और जहान हो जहाँ वाकई अपनी खुशियाँ हो। क्या पता वो जहाँ इस जहाँ से बहुत खूबसूरत हो। इसने अपने दिल को तसल्ली दी थी। इसकी आंखें अब बंद होना शुरू हो गई थी। इसमें अब कोई लॉजिक नहीं था, लॉजिक इसे खुद तलाश करना था। वो सोने के लिए लेट गई थी, फिर कुछ दिन बाद वो नींद की बातों में तर आज ये फुटबॉल लिए ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रहा था। आज इनका फुटबॉल मैच था जो डिपार्टमेंट की ही मुख्तलिफ टीम्स के दरमियान था। इसने सामने दूसरी ग्राउंड में धूप में बैठी हानम और महरू को देखा था। वो दोनों किसी बात पे हंस रही थी। 5 मिनट बाद हानम के पास क्लास का एक लड़का आया था। आरजे ने इसे गौर से देखा था। इसके जहन में कल वाली मिक्की की बात घूम रही थी। हेलो हानम, कैसी हो? इसके बाद बैठते हुए पूछ रहा था। वो दोनों चौंकी थी। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ, वो हैरान सी बता रही थी। दरअसल मुझे तुमसे बात करनी है। इसे हिलते लबों को देखकर आरजे का हरकत करता हुआ फुटबॉल वाला हाथ रुका। वो इसकी लिपसिंग से इसकी बात को समझ रहा था। तुम बहुत अच्छा बोलती हो। मैंने हमेशा तुम्हें आरजे से बहस करते देखा है और मुझे बहुत अच्छा लगता है तुम्हें सुनना। वो साफ साफ बता रहा था। हानम के चेहरे का रंग फीका पड़ा था। शुक्रिया, वो बस इतना ही कह पाई थी। क्या हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं? मेरा मतलब है सिर्फ दोस्त, वैसे भी हम क्लास फेलोज हैं। इसकी बात को समझकर हानम और आरजे दोनों का दिमाग घुमा था। महरू तो मुंह खोले शराज को देख रही थी। इसे तवक्को नहीं थी कि उसके सामने ही बोल देगा। हम क्लास फेलोज ही हैं। बेटर है मिस्टर शराज। इस अब की बार हानम का लहजा ज़रा सर्द हुआ था। आज छुट्टियां हो जाएंगी, मैं चाहता हूँ हम नंबर एक्सचेंज कर लें। वैसे तो क्लास ग्रुप से भी मैं ले सकता था, लेकिन फिर मैंने सोचा शायद तुम्हें बुरा लगेगा। हानम तो उसकी झटाई पे हैरान रह गई थी। मुझे आपसे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और प्लीज़ आइंदा मेरे सामने इस तरह की बातें करने से परहेज़ कीजिएगा। वो एकदम ही भड़क उठी थी। वो बैग उठाकर खड़ी हो गई थी। इसने सिर्फ दोस्ती का कहा था और कोई और बात नहीं की थी, लेकिन न जाने क्यों हानम का रद्दमल बहुत सख्त था। यूनिवर्सिटी में ऐसी दोस्तियाँ करना आम सी बात होती है। दोस्ती ना भी हो, अपने ग्रुप्स के लड़कों से अच्छी बोलचाल हो जाती है। आप प्लीज़ बैठ जाएं, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। सॉरी अगर आपको बुरा लगा हो तो। वो अब माजरत कर रहा था और फिर कुछ समय बिना ही वहाँ से चला गया था। वो दोनों नहीं जानते थे वो किसी की नज़रों के हिसार में थे। ये क्या हो रहा था? इसके जाने के बाद महरू एकदम चौंकी थी। मुझे क्या पता, तुम्हें नज़र नहीं आया क्या? हाना गुस्से से कहती लाइब्रेरी की तरफ बढ़ गई। आधे घंटे बाद महरू से खींच कर मैच देखने लाई थी। आरजे की टीम और दूसरी टीम खेल रही थी। दूसरी टीम में वो शराज था। खेल खेल के दौरान आरजे ने शराज का निशाना लेकर फुटबॉल पूरी ताकत से इसे दे मारा। वो धड़ाम से औंधे मुंह नीचे गिरा था। हाना
हैरत से मुंह खोले कभी आरजे को तो कभी शराज को देख रही थी, जो नीचे पड़ा करा रहा था और बाकी लड़के इसकी तरफ लपके थे। हानिम ने देखा था आरजे ने जानबूझकर इसे फुटबॉल मारा था। इससे पहले कोई समझता या आरजे को कुछ कहता, वो हाथ झाड़ता हुआ ग्राउंड से बाहर आया था और फिर एक सर्द निगाह हानिम पर डालकर ये जा वो जा, जबकि हानिम बुत बने से ज़्यादा देख रही थी। हानिम का दिल एकदम कांप उठा था। आरजे की सर्द निगाह जो उस पर डाल के गया था, हानिम को इसकी समझ नहीं आई। शराज ज़मीन पे बड़ा करा रहा था, फुटबॉल इसके सीने पे लगा था। स्टूडेंट्स इसे उठाकर अंदर ले गए थे। हानम के दिल में अचानक ही आरजे के लिए नफरत की एक लहर दौड़ गई थी। उसे बहुत गुस्सा आया था। वो किसी को खुश नहीं देख सकता था। यह हानम समझ गई थी। तुमने शराज को क्यों मारा आरजे? वो टेरेस पे खड़ा था, ठंडी हवा में एक बार एक सी टी शर्ट पहने, जब मिकी इसके पीछे नमूदार हुआ। हाथ में जलते सिगार के वो फुर्सत से कश लगा रहा था। अलबत्ता इसका जहन कहीं और पहुंचा हुआ था। मेरा दिल कर रहा था इसलिए। कोई तो वजह होगी ना, मुझे पता है तुम बिला वजह नहीं मारते। मिकी अब इसके बाईं तरफ आकर खड़ा हो गया था। वो उनमें हानम को तंग कर रहा था। आरजे की बात पर मिकी ने चौंक कर इसे देखा था। तो ये अच्छी बात नहीं है। आरजे का लहजा सख्त था। ओ कम ऑन आरजे, यकीन नहीं होता ये तुम कह रहे हो कि तुम खुद कभी किसी लड़की के करीब नहीं गए। मैंने लड़कियों की मर्जी से किया है जो भी किया है, जबकि वो सरासर जबरदस्ती दोस्त बनने को कह रहा था। और आरजे को जबरदस्ती नहीं पसंद। ऐसे तो हर जगह होता है, और तुम किस किस को मारोगे? मिकी तंजिया पूछ रहा था। जिस पे गुस्सा आएगा। इसका लहजा अटल था। ओ भाई हलाकू खान की औलाद, शर्ट पहन ले, हर वक्त लड़ने मरने पे तुले रहता है। कभी ठंडे दिमाग से भी सोच लिया करो। ठंडी हवा मिकी की हड्डियों में घुसी जा रही थी। वो आरजी को तलखीन करता अंदर जा चुका था, क्योंकि वो अच्छे से जानता था आरजे हमेशा अपनी मर्जी करता था, जबकि आरजे अभी भी वहीं खड़ा था। इसके चेहरे पर संजीदगी छाई थी। हानी वॉक करने चली? हम पूछ रही थी। दिसंबर की छुट्टियां हो चुकी थी। हमदान अंकल इसे हॉस्टल से ले आए थे। मेहरू अपने घर जा चुकी थी। वो जब से घर आई थी बाहर नहीं निकली थी। नहीं, मुझे नहीं जाना। हानम ने साफ इनकार किया था। यार क्या मसला है, कभी बात मान भी लिया करो। सभी वॉक करने जाते हैं, शाम को इतना अच्छा नज़ारा होता है बाहर। मैं और जवाद भी रोज़ाना जाते हैं। आज तुम भी चलो ना, महाम ने मिन्नत की थी। यार मुझे काम है, मैं नहीं जा सकती। हानम जान गई थी कि आरजे इसी टाउन में 2 घर छोड़ के रहता है, और इसकी शदीद ख्वाहिश थी कि इसे गलती से भी ये पता न चले कि वो वहीं रहती थी। इसलिए वो बाहर जाने से गुरेज करती थी। मरो तुम यूं ही अकेले जल भुनकर, और सड़ सड़ कर मर जाना। बहम पहाड़ खाने वाले अंदाज में कहती बाहर निकल गई थी, जबकि इसी बात पर हानम का कहकहा उभ रहा था। वो इसके जाने के बाद भी काफ़ी देर तक हंसती रही थी। जॉर्डन, तुम मिस्टर जोसेफ की क्रिसमस पार्टी में चलोगे? एंथनी ने पुशअप करते हुए जॉर्डन से पूछा था, जब से मार्था मरी की मौत हुई थी। एंथनी इसे अपने साथ ले आया था। नहीं, जॉर्डन ने इनकार किया था। मुझे लगता है तुम्हें जाना चाहिए। बाहर निकलोगे तो दिल को सुकून मिलेगा। एंथनी ने ख्याल जाहिर किया था। मैं इधर ही ठीक हूँ। जॉर्डन का लहजा बर्फ से भी ज़्यादा सर्द था। ठीक है। एंथनी ने कंधे उचकाए थे। वैसे मैंने सुना है कि जोसेफ की वाइफ पाकिस्तान से है, और इस क्रिसमस में इसकी फैमिली भी आएगी। एंथनी ने सोफे पे बैठते हुए कहा था। एथनी ने सोफे पर बैठते हुए कहा था। वो तिरछी निगाहों से जॉर्डन को देख रहा था। पाकिस्तान के नाम पर जॉर्डन के कान खड़े हुए थे। हरकत करते इसके जिस्म में एकदम ठहराव जो आया था। अच्छी बात है, इसने इतना ही जवाब दिया था। एथनी ने अपना सर पीट लिया था। वो जानता था कि जॉर्डन अपनी मर्जी करेगा। वो उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। आधे घंटे बाद वो तैयार होकर बाहर निकला था। जॉर्डन अब लाउंज में सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था। ये दावती कार्ड है, अगर तुम्हारा मूड बदल जाए तो आ जाना। इसके बगैर अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। एंथनी मेज पे कार्ड रखता बाहर की जाने बढ़ गया था, जबकि जॉर्डन इसकी बात पर तवज्जो नहीं दी थी। मिस्टर जोसेफ का घर रोशनियों से सजा था। मिस्टर जोसेफ मशहूर के पेरिस के मशहूर कैसने के माले थे। इसी वजह से एथनी से जानता था। घर के बाहर बड़े से लॉन में क्रिसमस ट्री बनाया गया था। मेहमान आना शुरू हो गए थे। कुछ दिन पहले होने वाली बर्फबारी ने लॉन को सफ़ेद बना दिया था, जिस पर की गई सजावट ने इस जगह को परियों के देश में बदल दिया था। ये सब कितना अच्छा है ना, बिल्कुल ख्वाब जैसा। माही ने पास बैठी एला से कहा। एला मिस्टर जोसेफ की भतीजी थी, और वो ही माही को इस पार्टी में लाई थी। हाँ, हर साल ऐसा ही होता है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लाई हूँ, एला ने जवाब दिया था। इससे पहले कि वह मजीद कुछ कहती, इसकी नज़र गेट की तरफ से आते जॉर्डन पे पड़ी।
वो इसे लम्हों में पहचान गई थी। ब्लैक डिनर सूट पहने वो थोड़ा तहजीब याफ्ता लग रहा था, वरना एला ने तो उसका नाम ही जंगली रख दिया था। ये यहाँ क्या कर रहा है? एला की तेवरी चढ़ी। जॉर्डन अब मिस्टर जोसेफ और एंथनी के पास खड़ा था। मिस्टर जोसेफ इसे किसी बात पे कंधा थपथपाकर दाद दे रहे थे। किसकी बात कर रही हो? माई ने इसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा था। इसे भी जॉर्डन नजर आ गया था। वही जंगली, एला ने चबा चबा कर कहा था। छोड़ो यार, रात गई बात गई, माही ने आम से लहजे में कहा। लेकिन इसे यहाँ किसने बुलाया? एला सोच रही थी। अच्छा किया जो जॉर्डन तुम आ गए। मेरे कैसनो को चलाने में तुम्हारा बहुत बड़ा किरदार है। जॉर्डन मिस्टर जोसेफ अक्सर जॉर्डन के किस्से सुनता रहता था। वो बहुत अच्छा फाइटर था। एंजॉय करो। मिस्टर जोसेफ अपना मशरूफ का गिलास हाथ में थामे वहाँ से दूसरे मेहमानों की तरफ चला गया था। मुझे पता था तुम आओगे। एंथनी ने मुस्कुराते हुए जॉर्डन के कंधे पर हाथ हिट किया था, जबकि जॉर्डन की निगाहें वहाँ मौजूद हर शख्स के चेहरे का तवाफ कर रही थी। वो इन चेहरों में मशरक़ी चेहरों को तलाश कर रहा था। शायद कोई इसे इसकी मंजिल तक पहुंचा दे। आधी रात का वक्त था जब एक झटके से हानम की आंख खुली थी। आज काफ़ी दिनों बाद इसे वो अपना ख्वाब नजर आया था, जिसमें से कोई आग के दरिया में धक्का देता है। इसकी सांसें तेज तेज चल रही थी। कुछ मिनट वो खुद पे काबू पा चुकी थी। मेज पे रखे पानी के जग से इसने पानी पिया था। इसे सर्दी में भी घबराहट हो रही थी। वो बेड से नीचे उतरी और फिर कमरे में मौजूद खिड़की को खोलकर इसमें खड़ी हो गई थी। ताज़ा हवा के झोंके ने इसे फ्रेश किया था। शोर की आवाज़ पर इसने दाईं तरफ मुड़कर देखा था। आज के घर के लॉन में से काफ़ी लोग नजर आए थे। वहां से म्यूजिक की हल्की आवाज़ भी आ रही थी। इसने घर के सामने गाड़ी को रुकते और फिर इसमें से लड़कियों को उतरते देखा था, जिनका लिबास काबिल एतराज़ था। यकीनन वहाँ कोई पार्टी चल रही थी और म्यूज़िक काफ़ी तेज़ था, जिसकी मध्यम आवाज़ कानम तक पहुँच रही थी। वो तसव्वुर कर सकती थी कि अंदर क्या हो रहा होगा। गुस्से और नागवारी की एक लहर इसके पूरे जिस्म में दौड़ गई थी। वो उसे कुछ कहकर अपनी ज़बान गंदी नहीं करना चाहती थी, इसलिए ठा की आवाज़ से खिड़की बंद कर चुकी थी। माही रेडी हो जाओ, तुम कुछ सुना रही हो। एला माही से कुछ कहती अपने अंकल की तरफ बढ़ गई। रेडी हो जाओ? लेकिन किस चीज़ के लिए एला? माही ने हैरत से जाते हुए देखकर पूछा। लेकिन एला अनसुनी कर गई थी। 3 मिनट मिस्टर जोसेफ से बात करने के बाद वो लोग हजूम के दरमियान खड़ी हो गई थी। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, एला ने खुशदिली से सबको मुतवज्जो किया। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये रात हमारे लिए बहुत ही ख़ास है, तो क्यों ना इस ख़ास मौके को मज़ीद ख़ास बनाया जाए? वो सवालिया अंदाज में पूछ रही थी। लोगों ने सरगोशियाँ शुरू की। यहाँ मेरी एक प्यारी सी दोस्त है जिसे कभी गाने का बहुत शौक होता था। एला ने गोया धमाका किया। माही फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। पिछले साल इसे म्यूज़िक का शौक चढ़ा था। इसने म्यूज़िक सीखा भी था, बाकायदा क्लासेस लेकर। इसके घर में पियानो था, वो कभी कभी बजा लेती थी। हज़ारों बार बजाने पर भी वो सिर्फ एक दो बार गुनगुनाई थी। माही की आवाज़ गूंजी थी। लेकिन जो काम एला ने किया था, माही का दिल कर रहा था कि वो जाकर उस चुड़ैल का मुंह नोच ले, जो लोगों की तालियों में अपनी बदतसी की नुमाइश कर रही थी। आ जाओ माही और अपनी सुरीली आवाज़ में जादू बिखेर दो। एला ने अपनी बंद आंखों एक आंख बंद करते हुए शरारती अंदाज में कहा था। लोग अब इसकी तरफ देख रहे थे और अपनी तालियों से इसे आने की दावत दे रहे थे। माही गुस्से से अपनी जगह से खड़ी हुई और एला की तरफ बढ़ी थी। ये क्या बकवास है एला? माही ने काट खाने वाले अंदाज में कहा था। अलबत्ता इसकी आवाज़ धीमी थी। तुम कब से रोने वाला मुंह बनाकर बैठी थी? मैंने सोचा कुछ नया हो जाए। और फिर मुस्कुराई थी, जबकि माही को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अचानक सारी लाइट्स बंद हो गई थी। सपाट एक स्पॉटलाइट बर्फ से बने कालीन पे रखे पियानो पे पड़ी, जिसे इर्द गिर्द की रखी मशलें किसी और दुनिया का नज़ारा पेश कर रही थी। माही बेख्तियार पियानो की तरफ बढ़ी। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट पार्ट। जज़ाकल्लाह। फ़ी अमान अल्लाह।